Hello, all of you. So, in this video, we are going to discuss the November 2024 RTP, which is issued by ICAI. तो ये एकदम सिंपल आरटीपी है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ओके, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, केस सिनेरियो पहले डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग एक आधी एमसीक्यू है वो भी हम लोग करेंगे। एंड उसके बाद जो क्वेश्चन एंड आंसर्स दिया हुआ है, दैट इज सम सॉल्विंग वाला पार्ट, ओके, वो भी यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, जस्ट डिस्कशन नहीं करेंगे, सॉल्व भी कर लेंगे, ताकि आप लोग को एक अप्रोच मालूम हो जाए कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग को किस तरीके से सोचना है। ओके, सोचना इज द मेन इंटेंशन फॉर दिस वीडियो। क्योंकि नॉलेज तो ठीक है, एकदम सिंपल चीजें हैं इसके अंदर। ओके, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है भी नहीं। ओके, इट इज वेरी इजी। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला केस सिनेरियो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो केस सिनेरियो आप लोग जब भी पढ़ोगे, तब आप लोग ना पूरा केस सिनेरियो पहले अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देख लो। ओके, जो भी उस केस सिनेरियो पे बेस्ड है। ओके, एंड देन फिर हम लोग को जो भी स्पेसिफिक पॉइंट रहेगा वो हम लोग केस सिनेरियो से ढूंढ करके आंसर कर लेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल है। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट डिस्कसिंग द केस सिनेरियो, क्या बोलता है। और एक एक पॉइंट पढ़ के जो भी हम लोग को चैप्टर क्लिक हो रहा है, ओके, वो लिखेंगे। इररेस्पेक्टिव कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो सेकेंडरी है। हम लोग क्या करेंगे, कौन सा चैप्टर क्लिक हो रहा है, कौन सा सेक्शन, कौन सा रूल, कौन सा प्रोविजन लग रहा है, उसके ऊपर हम लोग पहले बात करेंगे। ठीक है। श्रेयस लिमिटेड is a conglomerate having diversified business including hotels, FMCG and information technology। तब इन लोग का तीन सेक्टर में बिजनेस है। ओके, कौन से तीन सेक्टर में बिजनेस है। एक होटल का बिजनेस है इन लोग का। ओके, एक बिजनेस है एफएमसीजी का, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का। एंड एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, मतलब आईटी सर्विसेज का। इट हैज कॉर्पोरेट ऑफिस इन दिल्ली। ओके, दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है। एंड ऑपरेशंस आर अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स। ओके, ऑपरेशंस किधर किधर है, मल्टीपल स्टेट्स में, मतलब नॉट जस्ट इन दिल्ली बट ऑल्सो इन अदर स्टेट्स। एज एन इंटरनल पॉलिसी, द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड सिंगल रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट। देखो, अगर मान के चलो कंपनी का बिजनेस महाराष्ट्र में है एंड दिल्ली में। ओके, महाराष्ट्र में समझो कि तीन डिवीजन है, होटल, एफएमसीजी एंड आईटी। मान के चलो दिल्ली में भी तीन डिवीजन है। ओके, होटल, एफएमसीजी एंड आईटी। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं ये लोग कि एक स्टेट में इन लोगों ने सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया, मतलब कि ये तीनों बिजनेसेस का एक ही रजिस्ट्रेशन है। इज इट पॉसिबल? आंसर इज यस, ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल। क्योंकि अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कुछ होता तो अलग बात होता, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये तीनों जन का एक ही रजिस्ट्रेशन। ओके, ये तीनों बिजनेसेस का एक रजिस्ट्रेशन। तो इससे हम लोग को क्या मालूम पड़ता है, अगर होटल ने कुछ एफएमसीजी को सप्लाई किया, इट विल नॉट बी अ सप्लाई। क्यों नॉट बी अ सप्लाई? बिकॉज एक ही रजिस्ट्रेशन के अगर प्रिंसिपल एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, इट इज नॉट अ सप्लाई। अगर मान के चलो इन तीनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है एक ही स्टेट में, तो सप्लाई माना जाता है, क्योंकि फिर डिस्टिंक्ट पर्सन का कंसेप्ट आ जाता। ओके, अगर मान के चलो ये जो आईटी वाला सेक्टर है महाराष्ट्र का, इन्होंने अगर दिल्ली के होटल को सप्लाई किया, तो सप्लाई माना जाएगा कि नहीं? आंसर इज यस, माना जाएगा। बिकॉज यहाँ पर दो अलग स्टेट के बीच में, दैट इज दो अलग जीएसटी नंबर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, हैविंग सेम पैन। अगर पैन सेम है तो हम लोग उसको क्या मानते हैं, हम लोग डिस्टिंक्ट पर्सन मानते हैं। इज दैट क्लियर? तो हम लोगों ने क्या किया, ये वाले पॉइंट से जो भी कंसेप्ट निकल के आ रहा है वो डिस्कस कर ले। अभी क्या पता इसके ऊपर क्वेश्चन हो ना हो, डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, वी नेवर नो, क्या पता सेम सिनेरियो आए लेकिन क्वेश्चन ही अलग आ जाए। तो हम लोग को केस सिनेरियो पे फोकस करना है, नॉट ऑन द एमसीक्यू। उसके बाद बोलते हैं ये लोग, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल कंपनी टुक द फॉलोइंग अंडरटुक द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। कुछ ट्रांजेक्शंस हुए। द एफएमसीजी डिवीजन ऑफ कंपनी इन जयपुर राजस्थान agreed to use vacant land within the premises of hotel in उदयपुर राजस्थान फॉर स्टोरेज ऑफ इट्स गुड्स। देखो ये ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, एक एफएमसीजी डिवीजन है और एक होटल डिवीजन। ओके, दो डिवीजन है।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो होटल डिवीजन है वो ये कहाँ का, राजस्थान का। ये किसको सप्लाई कर रहा है, एफएमसीजी डिवीजन को सप्लाई कर रहा है राजस्थान। क्या सप्लाई कर रहा है, वो उन लोग को वैकेंट गोडाउन दे रहा है, मतलब कि खाली जगह दे रहा है फॉर स्टोरेज पर्पस। ओके, कितना रुपया चार्ज किया, 5 लाख रुपए। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अगर सेम स्टेट में आपका एक ही रजिस्ट्रेशन है, ओके, तो ट्रांजेक्शन बिटवीन दोज प्लेस ऑफ बिजनेसेस वुड नॉट अमाउंट टू सप्लाई। ओके, ये सप्लाई नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्टिंक्ट पर्सन का कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। डिस्टिंक्ट पर्सन का मीनिंग क्या होता है, अगर हम लोग का दो अलग जीएसटी नंबर है बट पैन सेम है, तो ही हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन। यहाँ पर तो पैन भी एक ही है और जीएसटी नंबर भी एक ही है। ओके, तो इट इज नॉट अ सप्लाई। द सेड अमाउंट वाज एग्रीड टू बी एडजस्टेड बाय वे ऑफ इंट्रा डिवीजन बुक एडजस्टमेंट। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है, क्योंकि नॉट अ सप्लाई है तो जीएसटी का बात करने वाले क्या हम लोग। ओके, बात ही नहीं करने वाले। उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन, द होटल डिवीजन ऑफ कंपनी इन महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र का होटल डिवीजन यूज्ड आईटी प्लेटफॉर्म ओन्ड एंड मैनेज बाय आईटी डिवीजन ऑफ कंपनी इन दिल्ली। ओके, क्या हो रहा है समझो इसको। अभी यहाँ पर बोला जा रहा है आईटी डिवीजन ऑफ दिल्ली। ओके, दिल्ली का आईटी डिवीजन क्या करता है। ओके, तो आईटी डिवीजन ऑफ दिल्ली इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू होटल डिवीजन ऑफ महाराष्ट्र। ओके, इसको तो हम लोग सप्लाई बोलेंगे। ओके, इसको तो हम लोग सप्लाई बोलेंगे। क्यों सप्लाई बोलेंगे सर, क्योंकि दो अलग स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन है। ओके, इट इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स, इस वजह से इसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। डिस्टिंक्ट पर्सन है ये लोग दोनों। सर, इन दोनों का क्या सेम रजिस्ट्रेशन हो सकता है क्या, आंसर इज नो, नहीं हो सकता है, क्योंकि दो अलग स्टेट है। ओके, अभी यहाँ पर बोल रहे द वैल्यू ऑफ सच सर्विस वाज डिटरमाइंड एट रुपीज 12 लाख पर मंथ। 12 लाख का सर्विस मान रहे लोग। द आईटी डिवीजन ट्रीटेड द सेम एज डीम्ड सप्लाई एंड लाइबल टू जीएसटी एज पर शेड्यूल 1 and charge GST on deemed supply in the invoice issued to hotel. The hotel division availed ITC of such deemed supplies from its Maharashtra office in April itself. However, no payment was made for such services by hotel division. देखो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आईटी डिवीजन है ये सर्विस किसको दे रहा है, महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र इसको पे कर रहा है क्या, इसको पे कर रहा है क्या, क्या बोलते हैं देखो, नो पेमेंट, पे नहीं कर रहा है। पर फिर भी आईटी डिवीजन जो सप्लाई कर रहा है उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे एज पर शेड्यूल नंबर 1, एंट्री नंबर 2। क्या लिखा हुआ था उसमें, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इज अ सप्लाई इवन इफ देर इज नो कंसिडरेशन। क्लियर है क्या। अच्छा, शेड्यूल 1 से और एक चीज आप लोग को याद आनी चाहिए कि हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा हुआ था जिसमें लिखा था एवरी रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टू इट्स सप्लायर विद इन 180 days फ्रॉम इनवॉइस डेट। अगर पे नहीं करेगा रिसिपिएंट अपने सप्लायर को इनवॉइस का अमाउंट, तो क्या हो जाएगा, आईटीसी जो होटल लेता है इस केस में उसको रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन 180 डेज के 3 एक्सेप्शंस थे। सबसे पहला एक्सेप्शन था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म विच इज नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर। ओके, सेकंड एक्सेप्शन था शेड्यूल 1 एक्टिविटीज। शेड्यूल 1 एक्टिविटीज मतलब कि ऐसा एक्टिविटीज जिसमें कंसिडरेशन है ही नहीं, तो ऑब्वियसली हम लोग कुछ पे करने वाले हैं क्या, नो, हम लोग कुछ भी पे नहीं करने वाले। तो यहाँ पर भले हम लोग 180 दिन में आईटी डिवीजन ऑफ दिल्ली को कुछ भी पैसा ना दे, आईटीसी रिवर्स करने का जरूरत नहीं है। ओके, आईटीसी रिवर्सल इज नॉट रिक्वायर्ड। इज दैट क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सी वाला ट्रांजेक्शन। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एज अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड परक्यूजिट अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट वॉज एलिजिबल फॉर अ वाउचर वर्थ रुपीज 5 lakhs। ओके, 5 लाख का क्या मिल रहा है उसको, वाउचर मिल रहा है। ओके, रिडीमेबल एट एनी होटल ऑफ द कंपनी इन इंडिया। ओके, ये वाउचर जो डायरेक्टर को मिला है वो क्या कर सकता है,
वो इस कंपनी के किसी भी होटल में जाएगा तो वाउचर बताएगा तो उतना उसको क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा. ओके. रिडीमेबल एट एनी होटल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. द वाउचर वॉज यूज्ड बाय डायरेक्टर फॉर स्टे ऑफ हिज फैमिली in a company owned hotel in Udaipur, Rajasthan. The total amount charged was 25 lakhs. The voucher value was 5 lakh, which was deducted at the time of payment. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो कंपनी है इसने अपने डायरेक्टर को ओके एक 5 लाख रुपए का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक वाउचर दिया. तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, कंपनी को इस 5 लाख के ऊपर आरसीएम में जीएसटी पे नहीं करना. क्यों नहीं पे करना सर, बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉज एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. ओके, ये क्या था, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए पे नहीं करना है. उसके बाद अभी ये वाउचर लेके डायरेक्टर किधर जा रहा है, डायरेक्टर जा रहा है होटल में. कहाँ का होटल है, ये उदयपुर का होटल. तो उदयपुर के होटल ने डायरेक्टर को सर्विस दिया. ओके, 25 लाख का टोटल सर्विस दिया है. लेकिन डायरेक्टर क्या बोलता है, मेरे पास वाउचर है तो वाउचर को मैं यूज करूंगा 5 लाख रुपए का डिस्काउंट जैसा पाने के लिए. पर यहाँ पर सीधी सी बात है, इस वाउचर का वैल्यू, इस वाउचर का जो प्राइस है 5 लाख रुपीज, तो वाउचर का एक वैल्यूएशन हम लोगों ने सीखा था. क्या था वाउचर का वैल्यूएशन, क्या रहता है, द अमाउंट विच इज रिडीमेबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई. तो ये वाउचर को यूज करके कितने का सर्विस ले पाया वो, 5 लाख का. तो यहाँ पर वाउचर का वैल्यू कितना हो गया, 5 लाख. मतलब इन सिंपल वर्ड्स 25 - 5 ये तो होटल का सर्विस हो गया. यानी जो 5 है ये भी हम लोग इसमें ही ऐड करेंगे, बिकॉज वाउचर का वैल्यूएशन क्या होता है, जितना भी हम लोग उस वाउचर से सर्विस या फिर गुड्स ले सकते हैं वो. तो यहाँ पर 25 लाख इटसेल्फ वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय होटल. आया पॉइंट समझ में. अब डी पॉइंट का बात करें. होटल डिवीजन प्रोवाइडेड accommodation services to a US citizen and resident for wedding ceremony organized at hotel in Udaipur. देखो अभी यहाँ पर वेडिंग सेरेमनी अगर सीधा लिखा हुआ आया है, ओके, एंड यहाँ पर क्या किया, अकोमोडेशन सर्विस दिया, अकोमोडेशन सर्विस. तो हम लोग के दिमाग में एक पॉइंट सिंपल स्ट्राइक होना चाहिए. होटल अकोमोडेशन आते ही क्या स्ट्राइक होना चाहिए सर, प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन लगना चाहिए 12(3). ओके, 12(3) का प्रोविजन क्या बोलता है, इफ प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन इंडिया the place of supply is location of such immovable property. And if place of supply is sorry, and if property is located outside India, the place of supply is location of recipient. तो यहाँ पर क्या होएगा यहाँ पर अकोमोडेशन सर्विस दिया हुआ है. ओके, तो यहाँ पर उदयपुर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज राजस्थान इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. टोटल अमाउंट ऑफ 2 crore was charged and was paid by individual residing in India. The amount was received by Mumbai Maharashtra Office of Hotel Division. ओके, पैसा किसको मिला, मुंबई के होटल को मिला. ओके, सर्विस कहाँ पर दिया, उदयपुर में सर्विस दिया. आ रहा है समझ, क्लियर है क्या, अभी सुनो. तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई जो रहेगा, ओके, इट इज उदयपुर, ये तो अपना डिस्कशन हो गया. ओके, अभी यहाँ पर जो टैक्स आएगा वो कौन सा आएगा, तो यहाँ पर हम लोग को चेक करना पड़ता है इनवॉइस किसने इशू किया. ओके, तो क्वेश्चन में ये सब दिया नहीं. अभी यहाँ पर अज्यूम करेंगे अगर महाराष्ट्र ने इनवॉइस बनाया है, ओके, महाराष्ट्र ने इनवॉइस बनाया, बट प्रैक्टिकली महाराष्ट्र कैन नॉट रेज इनवॉइस बाय, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर हम लोग को रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट में लेना होता है, फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम वेयर वी आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई. तो यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई किधर से हो रहा है, राजस्थान से हो रहा है. तो राजस्थान के होटल ने क्या करना चाहिए, इनवॉइस बनाना चाहिए. पर बाय चांस अगर बुक में क्वेश्चन आया कि मुंबई ने बनाया, तो फिर यहाँ पर एलओएस महाराष्ट्र एंड पीओएस राजस्थान, तो यहाँ पर हम लोग चार्ज कर लेंगे आईजीएसटी. ठीक है, देखो अभी पता नहीं क्वेश्चन में ये पूछा है कि नहीं पूछा, हम लोग सब कुछ ऑल एंगल से हम लोग डिस्कस कर. द कंपनी रिसीव्ड लॉन्ग टर्म लीज of an industrial plot, okay, from MIDC in auction against upfront amount as a lease premium of rupees 20 crores and paid location charges 5 lakhs. हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, एक अमेंडमेंट
2 साल पहले आया था या फिर 1 साल पहले। उसमें क्या लिखा था, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस जो रहता है वो ऐड हो जाता है। ओके, सो 25 crores वुड बी ट्रीटेड एज अपफ्रंट अमाउंट, ओके, इंक्लूडिंग लोकेशन चार्जेस। अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है ये, ओके, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है। तो यहाँ का जो लॉन्ग टर्म लीज के लिए अपफ्रंट अमाउंट का पेमेंट हुआ है, दिस पेमेंट वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। कितना एग्जेम्प्ट रहेगा सर? 20 की 25 करोड़। आंसर इज 25 करोड़ एग्जेम्प्ट रहेगा, क्योंकि जो लोकेशन चार्जेस है उसके ऊपर भी ये वाला प्रोविजन जो है वो लग जाता है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक बार किधर हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर देखो, लॉन्ग टर्म लीज चार्जेस पेएबल एज अपफ्रंट अमाउंट इज एग्जेम्प्ट इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पर एमआईडीसी हो गया। ओके, तो एमआईडीसी ने किया रहेगा तो इट इज एग्जेम्प्ट। और वो वाला पॉइंट जो है प्रेफरेंशियल लोकेशन वाला, वो कहाँ पे लिखा था बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके, लोकेशन चार्जेस और प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस कलेक्टेड इन एडिशन टू लीज प्रीमियम, ओके, आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट। ओके, तो ये पॉइंट के हिसाब से क्या रहेगा, वो सब एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर 50 ईयर्स का लीज है, मतलब मोर देन 30 ईयर्स ही। टैक्स का रेट दिया हुआ 18%, ठीक है। 100% आईटीसी मिलेगा, ओके। अभी हम लोग को क्या करना है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बेसिस पे केस सिनेरियो को आंसर करना है। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू वैकेंट गोडाउन। ओके, वैकेंट गोडाउन का जो ट्रांजेक्शन, उसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं वापस से। वैकेंट गोडाउन का ट्रांजेक्शन मतलब पहला वाला, यहाँ पर देखो, इसको हमने क्या ट्रीट किया था, नॉट अ सप्लाई ट्रीट किया था। ओके, वैकेंट जो ये वाला है किधर गया, वैकेंट गोडाउन। ये ट्रांजेक्शन नॉट अ सप्लाई हमने डिस्कशन किया हुआ था, ये सॉरी। तो कौन सा सही है देखते हैं। नॉट अ सप्लाई वाला ऑप्शन चूज करना है यहाँ पर। ओके, तो इन सब में तो टैक्सेस है एसीडी में। ये रहा नो जीएसटी इज पेएबल, क्लियर है सबको। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, अज्यूमिंग द पेमेंट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटी प्लेटफॉर्म हैज नॉट बीन मेड। ओके, आईटी कंपनी ने पेमेंट नहीं किया। ओके, आईटी कंपनी कहाँ का था, महाराष्ट्र का था। होटल डिवीजन को पेमेंट नहीं किया बाय द एंड ऑफ मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, अप्रैल में सर्विस लिया था, अक्टूबर के एंड तक पे नहीं किया, मतलब कि 180 डेज में पे नहीं किया। फिर भी आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा क्या? नहीं करना है, बिकॉज शेड्यूल 1 एक्टिविटीज आर द एक्सेप्शन टू 180 डे रूल। ओके, तो यहाँ पर नीड नॉट रिवर्स आईटीसी वाला ऑप्शन देखना है। ओके, ये क्लियर है क्या सब? नेक्स्ट, इन रिलेशन टू स्टे ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, द वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड बाय होटल डिवीजन इज, हम लोगों ने ये क्लियर कट डिस्कस किया। ओके, 20 तो नॉर्मल था ही जितना चार्ज किया, प्लस वाउचर का वैल्यूएशन। ओके, तो 25 लाख वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके बाद जो अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड किया है टू यूएस रेसिडेंट, ओके, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट यूएस, इज नॉट यूएस। भले रिसिपिएंट यूएस का है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, ओके, जहां पर होटल है, ओके, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा, तो ये सर यहाँ पर सेक्शन 12(3) लगा सकते हैं या फिर 13(4) लगाएंगे? देखो, डिपेंड करता है, रेसिडेंट सिटीजन बोला है, मतलब कि यहाँ पर इंडिया का ही पर्सन हो गया हो, तो 12(3) लगा सकते हैं। अगर नॉन रेसिडेंट रहेगा तो भी 13(4) लगेगा, लेकिन आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा तो भी। ओके, आंसर यहाँ पर क्या रहता है, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड यहाँ पर प्रॉपर्टी इंडिया में रहेगा, देन इट इज लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आंसर दोनों ही केस में क्या आएगा, उदयपुर आएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लीज, हम लोगों ने डिस्कस किया, पूरा 25 करोड़ एग्जेम्प्ट रहेगा। ओके, जीएसटी इज एग्जेम्प्ट ऑन एंटायर 25 करोड़। क्लियर है क्या? तो अपना ये क्वेश्चन हो गया, कितना सिंपल क्वेश्चन है देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वी लुक स्मार्ट लिमिटेड, हियर इन आफ्टर रेफर्ड टू एज कंपनी, is leading retail chain of India. It has retail stores in multiple states with its corporate office located in Mumbai. ओके, जो हेड ऑफिस है मुंबई में, एंड बाकी बहुत सारे स्टेट्स में बिजनेस।
The company has registration across all the states from where it operates its retail stores. The company undertook the following transaction in the month of April. ओके, अप्रैल में कुछ ट्रांजेक्शन्स कंपनी ने किया हुआ। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, एक एक ट्रांजेक्शन को डिस्कस करेंगे। हम लोग को क्वेश्चन आंसर से कोई मतलब नहीं है, केस सिनेरियो में क्या पूछा है। हम लोग को ट्रांजैक्शन से मतलब है। ओके, वो ट्रांजैक्शन का इन एंड आउट हम लोग समझ लेंगे, और फिर अगर वो हेल्पफुल हुआ क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं हुआ तो इट्स ओके। और हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ए टू जेड हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सप्लाइड गुड्स वर्थ रुपीज 100 crores थ्रू इट्स रिटेल स्टोर्स इन राजस्थान and offered a cash discount of 2 crores to customer in state of Rajasthan during the month। देखो हम लोगों ने क्या किया, 100 करोड़ का सेल्स किया, 2 करोड़ का डिस्काउंट दिया। ओके, तो नेट हम लोग को 98 करोड़ रिसीव हुआ। नाउ क्वेश्चन इज, जीएसटी कितने पे लगेगा। ओके, सोचने का। अभी यहाँ पर हम लोग को दो चीजें पॉसिबल है, ऑप्शंस देखो। पहला ऑप्शन इज कैश डिस्काउंट प्रोवाइडेड एट टाइम ऑफ सप्लाई। अगर ये 2 करोड़ का डिस्काउंट बेचने के वक्त दिया था तो ये लेस हो जाएगा फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर कैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड लेटर, ओके, इफ कैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड लेटर ऑन, बाद में दिया, बाद में मतलब पहले सेल कर दिया बाद में दिया, तो बाद में दिया तो ये कुछ लेस नहीं होएगा। इट इज नॉट अ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। ओके, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट नहीं है। क्यों नहीं है सर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट? बिकॉज कैश डिस्काउंट इज फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। ज्यादा सेल करने का जो डिस्काउंट रहता है इट इज डिडक्टेबल इन जीएसटी। ओके, कैश डिस्काउंट जो है, अगर समझो मैं आपको कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आप लेक्चर का पैसा 1 महीने के अंदर दोगे तो 20% ऑफ। So this 20% off would not be reduced from value of supply. Why? Because GST is a tax on supply and not on early payment. ओके, तो जीएसटी जो लगेगा वो सप्लाई पे लगेगा। हाउएवर एक वहां पर मैंने फर्स्ट वाला जो ब्रांच बनाया है उसमें से हम लोग को क्या सीखने मिल रहा है, अगर टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पर मतलब कि जब हम लोग सेल कर रहे हैं उसी वक्त अगर डिस्काउंट दिया, देन इट इज अ प्री सप्लाई डिस्काउंट एंड इट वुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अजम्पशन लिख करके सोच सकते हैं। ओके, तो 100 करोड़ आंसर कब आएगा, जब डिस्काउंट प्रोवाइडेड लेटर ऑन। 98 करोड़ आंसर कब आएगा, जब डिस्काउंट प्रोवाइडेड एट द मोमेंट ऑफ सेल। ठीक है, नीचे पढ़ेंगे कुछ अजम्पशन दिया रहेगा, तो नहीं दिया रहेगा तो फिर इसका आंसर डाइसी है। ओके, 100 करोड़ इज ऑल्सो राइट एंड 98 इज ऑल्सो राइट। घनश्याम दास, a retailer in Gujarat, purchased goods worth rupees 5 lakhs in the month of January of preceding financial year. Subsequently, the company offered an incentive on the purchases to Ghanshyam Das by issuing commercial credit note. Okay, what is the meaning of commercial credit note? Okay, एक बार समझते हैं। देखो, there are two types of credit notes. There are two types of credit notes. एक रहता है जीएसटी क्रेडिट नोट, एक रहता है कमर्शियल क्रेडिट नोट और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट भी इसका नाम हो सकता है। दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, दोनों का मीनिंग क्या रहता है वो समझते हैं। जीएसटी क्रेडिट नोट में ओके जीएसटी रहता है, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट में जीएसटी नहीं रहता। सर क्रेडिट नोट पे अगर जीएसटी है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या बनता है? उसका इम्प्लीकेशन एकदम सिंपल है, अब ध्यान से सुनना। जब मैंने इनवॉइस बनाया था, ओके, जब मैंने इनवॉइस बनाया था तब मेरा लायबिलिटी इंक्रीज हुआ था, सप्लायर का लायबिलिटी इंक्रीज हुआ था। उसके साथ साथ रिसिपिएंट का जो आईटीसी है वो भी तो इंक्रीज हुआ था, यस और नो। सप्लायर का लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, रिसिपिएंट का आईटीसी इंक्रीज हुआ। ठीक है, अभी इनवॉइस का ऑपोजिट रहता है क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट इशू करने से क्या होएगा, सप्लायर का लायबिलिटी कम होएगा। ओके, सप्लायर का जो लायबिलिटी है वो कम हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या कम होएगा, रिसिपिएंट का आईटीसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये आईटीसी कम कब होगा,
जब जीएसटी क्रेडिट नोट होगा। सर जीएसटी क्रेडिट नोट कब इशू कर सकते हैं? आंसर इज हम लोग इशू कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट कब करना है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान से सुनना, एक पॉइंट बता देता हूँ, अभी यहाँ पर वो कंसेप्ट डिस्कशन चालू ही है। ओके, इसीलिए मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ओके, शायद आप लोग को ये पॉइंट नहीं पता होगा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से सुन लेना, एग्जाम में आ सकता है। अभी ध्यान से सुनना, क्या पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। क्रेडिट नोट का ना टाइम लिमिट में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं क्रेडिट नोट का क्या डिस्कस कर रहा हूँ, टाइम लिमिट। आप लोग को लग रहा होगा क्रेडिट नोट का टाइम लिमिट जो है इशू करने का फॉर अ प्रीवियस ईयर या फिर कोई भी ईयर इज 30th नवंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ओके, दिस आंसर इज रॉन्ग। ओके, ये क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम लिमिट नहीं है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बहुत ध्यान से नोट डाउन करना कहीं पर। ओके, जो टाइम लिमिट अभी मैंने बोली 30th नवंबर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर is not the time limit to issue credit note. This time limit is to show credit note in GST आता है। क्या कुछ डिफरेंस है क्या इसमें? आंसर इज यस, डिफरेंस है। एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ, सुनो। अज्यूम करते हैं 23-24 का एक फाइनेंशियल ईयर है। ओके, अभी ये साल में मैंने कुछ गुड्स को सेल किया था। तो ये साल में मैंने कुछ गुड्स को सेल किया था। मैं हर एक GSTR1, ध्यान से सुनना, एक हिडन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। मैं हर एक GSTR1 11th को फाइल करता हूँ, ठीक है। अभी 23-24 का क्रेडिट नोट देने का टाइम लिमिट आपके दिमाग में क्या था मालूम है? 30th नवंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। भाई यहाँ पर SFI नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली ईयर लिख देता हूँ, दैट इज 2024। और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अब इस क्वेश्चन में आपको मैंने दिया एनुअल रिटर्न का डेट दिया आप लोग को 30 दिसंबर, और क्रेडिट नोट का डेट आप लोग को दिया है मैं 22 नवंबर। ओके, 22 नवंबर मतलब 30 नवंबर के पहले। चलो, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, वेदर दिस क्रेडिट नोट इज विद इन टाइम लिमिट और आफ्टर द टाइम लिमिट। ओके, वीडियो को पॉज करना और सोचना, क्या ये विद इन टाइम लिमिट है कि आफ्टर टाइम लिमिट। पॉज कर लिया, हो गया। ओके, आंसर इज इट इज आफ्टर टाइम लिमिट। क्या बात कर रहे हो सर, 30th नवंबर लिखा है, ये 22 नवंबर है। आंसर इज, ये जो टाइम लिमिट आप लोग देख रहे हो, दिस टाइम लिमिट इज नॉट टू इशू क्रेडिट नोट, दिस टाइम लिमिट इज टू डिक्लेयर क्रेडिट। डिक्लेयर क्रेडिट नोट मतलब कि ये टाइम लिमिट के अंदर क्रेडिट नोट पिछले साल का रिपोर्ट होना चाहिए। तो सर 22 नवंबर का जो क्रेडिट नोट है वो कब रिपोर्ट कर पाएंगे? हम लोग कर पाएंगे ये रिपोर्ट ऑन 11th दिसंबर, पर 11th दिसंबर को ये डेट तो निकल चुका रहेगा। सो दिस क्रेडिट नोट इज आफ्टर टाइम लिमिट। समझ में आया क्या? तो ये पॉइंट को नोट डाउन करके रखना। ओके, एग्जाम में शायद आ सकता है या फिर नहीं भी है, क्या पता, लेकिन नॉलेज के लिए तो इंपॉर्टेंट है ना, प्रैक्टिकली काम आना चाहिए आपको। ओके, तो जीएसटी क्रेडिट नोट के बारे में हम लोग सीख लिए। ओके, जीएसटी क्रेडिट नोट के बारे में हम लोग सीख चुके हैं अभी। फिर कमर्शियल क्रेडिट नोट क्या रहता है? कमर्शियल क्रेडिट नोट का मीनिंग रहता है बिना जीएसटी का क्रेडिट नोट। तो इसके ऊपर सप्लायर का लायबिलिटी कम होएगा क्या? नहीं होएगा। क्या रिसिपेंट का आईटीसी कम होएगा? नहीं होएगा। ओके, तो कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा इस क्रेडिट नोट। आया क्या समझ में पॉइंट? ओके, उसके बाद द कंपनी ऑल्सो चार्जेस स्लॉटिंग फी। ओके, स्लॉटिंग फी का मतलब होता है कि वो स्लॉट में गुड्स लगाने का फी फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स टू कीप देयर प्रोडक्ट्स ऑन द शेल्फ फॉर सेल। ओके, फॉर एग्जाम्पल हल्दीराम या फिर बालाजी। ओके, जो लोग लेज वगैरह होते हैं, ओके, पोटैटो चिप्स। अभी मैंने बालाजी को बोला कि देखो मेरा शोरूम में मैं आपका प्रोडक्ट को आगे लगाऊंगा, उसके लिए मेरे को पैसा दो। तो मेरे को 5 करोड़ रुपया मिल गया।
ओके, द कंपनी रिसीव्ड 5 crore फ्रॉम मैन्युफैक्चर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल के मैन्युफैक्चर ने मुझे कितना रुपया दिया? 5 करोड़ रुपया दिया उसके प्रोडक्ट्स को फ्रंट में लगाने के लिए। ओके, दुकान में जाते ही दिखना चाहिए प्रोडक्ट, इसके लिए 5 करोड़ दिया। ओके, फॉर द स्टोर लोकेटेड इन हरियाणा। ओके, वेस्ट बंगाल के मैन्युफैक्चरर ने पैसा दिया, स्टोर किधर है? हरियाणा। द पेमेंट फॉर द सेम वाज रिसीव्ड इन मुंबई ऑफिस। ओके, द इनवॉइस वाज इशूड बाय हरियाणा। तो जीएसटी किसको भरना पड़ेगा? तो जीएसटी हरियाणा को ही भरना पड़ेगा। आया पॉइंट समझ में? क्लियर है क्या? हरियाणा को ही जीएसटी भरना पड़ेगा क्योंकि हरियाणा ने इनवॉइस बनाया। इज दैट क्लियर? द कंपनी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2 crores इन अप्रैल एज अ पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम इट कस्टमर। कस्टमर से मेरे को पैसा मिला। ओके, 2 करोड़ रुपया मिला। कब मिला? अप्रैल में मिला। और दिस अमाउंट इज फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ओके, डिलेड पेमेंट के लिए पैसा मिल रहा है। मैंने ये गुड्स को सेल कब किया था? जनवरी में सेल किया था, पिछले साल के जैन में सेल किया। करंट ईयर के मेरे को अप्रैल में एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है, दैट इज डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो आंसर इज, इसका टाइम ऑफ सप्लाई जो रहता है आप लोग को मालूम है, इट इज एक्चुअल रिसीट ऑफ कंसिडरेशन। ओके, एक्चुअल में जब पैसा मिलेगा दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर जीएसटी कब भरेंगे हम लोग? अप्रैल के मंथ के 3B में भरेंगे, दैट इज ऑन 20 मई। इज दैट क्लियर? ओके, ये 2 करोड़ रुपया वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी ऐड होएगा एज पर सेक्शन नंबर 15(2)(d). ओके सर, इनवॉइस तो पिछले साल का है, ऐड कैसे करेंगे? आंसर इज, हम लोग ऐड करेंगे बाय इशूइंग डेबिट नोट। द कंपनी एंटर्ड इनटू अ रेंटल एग्रीमेंट विद अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर अपकमिंग रिटेल स्टोर अ कमर्शियल प्रॉपर्टी। और कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेंट में हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या क्या सोचना है? देखो, हम लोग को सोचना पड़ेगा, क्या हम लोग गवर्नमेंट से प्रॉपर्टी ले रहे हैं या फिर हम लोग कोई प्राइवेट पर्सन से ले रहे हैं? क्या बात करो सर, ऐसा क्यों? गवर्नमेंट से अगर हम लोग ले रहे हैं तो फिर आरसीएम में जीएसटी भरेंगे। प्राइवेट प्लेयर से ले रहे हैं प्रॉपर्टी, तो हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा? हम लोग को चेक करना पड़ेगा ये प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है या फिर कमर्शियल है। अगर रेसिडेंशियल रहेगा तो, अगर हम लोग रजिस्टर्ड है तो आरसीएम में आ जाएगा। अगर कमर्शियल है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। आ रहा है समझ में? टैक्सेबिलिटी। और यहाँ पर क्लियर कट बोल दिया कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो फिर ये वाला आ सकता है, या फिर आरसीएम अगर गवर्नमेंट सप्लायर है तो चेक करेंगे किसके साथ एंटर किए। द सेड स्टोर इज आउटसाइड द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ अहमदाबाद। द रेंटल पर मंथ पेएबल इज 50 लाख विच इज पेड टू ओनर इन अहमदाबाद। ओके, हम लोग यहाँ पर अहमदाबाद के सप्लायर को पैसा दे रहे हैं। ठीक है, पेमेंट कौन कर रहा है यहाँ पर? पेमेंट मुंबई कर रहा है, सॉरी हाँ, पेमेंट मुंबई कर रहा है, मुंबई का हेड ऑफिस पे। लेकिन इनवॉइस कौन, किसके नाम पे आ रहा है? गुजरात के नाम पे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओके, यहाँ पर हम लोग को सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करके आएगा। ओके, ये परचेज है, पहली बात तो सेल नहीं है। ओके, हम लोगों ने रेंटल एग्रीमेंट में एंटर किया है टू टेक ऑन रेंट द प्रॉपर्टी। क्लियर है? अभी यहाँ पर बोला नहीं है कुछ, और गवर्नमेंट बोला नहीं है, तो फिर हम लोग प्राइवेट ही अज्यूम करके चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को सीजीएसटी एसजीएसटी का आईटीसी मिलेगा क्योंकि 12(3) लग जाएगा इसमें। ओके, रेंटल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। द कंपनी incurred an expense of rupees 50 lakhs in transportation of empty cargo containers to its centralized warehouse in Mumbai from states through GTA। ओके, जीटीए से हम लोगों ने क्या सर्विस लिया है? ओके, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लिया। तो जीटीए के ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम लोग आरसीएम अज्यूम करेंगे। ओके, और एक पॉइंट बता देता हूँ, ईवे बिल में एक पॉइंट है जो कि इररेलेवेंट पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। ओके, ईवे बिल में एक पॉइंट था, अगर एम्प्टी कंटेनर हम लोग बेचते तो उसके लिए कोई ईवे बिल बनाने का जरूरत नहीं। तो पॉइंट ध्यान में रखना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, कभी कभार पूछ लेते हैं लोग। ओके, अभी हम लोग को क्वेश्चन इसके बेसिस पे आंसर करना है। सबसे पहला, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज पेएबल इन राजस्थान स्टेट। ओके, जो अपना डिस्कशन था मालूम है, 100 करोड़ पे पे करे
या फिर 100 - 2 पर पे करे? ओके, आंसर दोनों ही सही है, 100 भी सही है, 98 भी सही है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन अजम्पशन। अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिस्काउंट दिया तो दिस इज द आंसर, अगर हम लोगों ने बाद में दिया तो फिर दिस इज द आंसर, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने इसको कंसिडर किया। ओके, इन रिलेशन टू इंसेंटिव पेड टू घनश्याम दास इन गुजरात, द कंपनी शैल रिवर्स आईटीसी, नो इम्प्लीकेशन ऑफ आईटीसी। घनश्याम दास शैल रिवर्स आईटीसी, कंपनी शैल रिड्यूस टैक्स लाइक। ओके, एक बार पढ़ लेते क्या एडजस्टमेंट था, कौन था घनश्याम दास? हाँ, ये रहा। हाँ, जिसको हमने कमर्शियल क्रेडिट नोट दिया। कोई कमर्शियल क्रेडिट नोट दिया तो जीएसटी का इम्प्लीकेशन आएगा क्या? कुछ भी नहीं आएगा ना इम्प्लीकेशन, चेक करते हैं अभी। यस, नो इम्प्लीकेशन ऑफ जीएसटी। इन रिलेशन टू स्लॉटिंग फी चार्ज्ड, टैक्स इज पेएबल बाय कंपनी इन हरियाणा। ओके, देखो हरियाणा में स्टोर था, इनवॉइस भी हरियाणा ने बनाया, तो हरियाणा को ही जीएसटी भरना पड़ेगा ना, आगे का पढ़ने का भी जरूरत। टैक्स ऑन पेनल्टी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन वुड बी पेएबल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ अप्रैल, क्योंकि अप्रैल में पैसा मिला। जीएसटी ऑन रेंटल अमाउंट ऑफ अपकमिंग स्टोर नियर अहमदाबाद। ओके, इट वुड बी क्या रहेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है ना इसके ऊपर, तो 4.5 लाख, 4.5 लाख, क्योंकि प्रॉपर्टी गुजरात में है, तो 12 3 के हिसाब से प्रॉपर्टी वहां पर हो गया। ओके, उसके बाद जो सप्लायर है वो भी उधर का ही है, तो एलओएस पीओएस दोनों सेम हो गए। क्लियर है कि? और एम्प्टी कार्गो कंटेनर, ये हमने ईवे बिल का पॉइंट डिस्कस किया। ओके, ईवे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशू, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। अभी ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्रक्स बताया था डायरेक्टली। ओके, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने का भी जरूरत नहीं, सुन लो। एक पर्सन है, मिस्टर मोतालाल करके। ओके, उसने क्या किया है, गुड्स को इंपोर्ट किया। ओके, लेकिन ऑफिस में उसके रिनोवेशन का काम चालू था, इस वजह से वो क्लियर नहीं करवाया, उसने वेयरहाउस में रखा है। ओके, वेयरहाउस कीपर का नाम है बंसीलाल। ओके, ये बंसीलाल क्या बोलता है कि मनोहर लाल को, मनोहर लाल ने क्या, मोतालाल, मोतालाल गुड्स को देखने को भी नहीं आ सकता है, या फिर ऐसा कह लो कि वो आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि टाइटल उसके पास नहीं है, ऐसा बोल रहा है कौन? बंसीलाल। क्या सही है वो? नहीं, गलत है ना। क्योंकि अगर मेरा गुड्स है, ओके, वेयर हाउस में मैंने रखा है, तो मैं कभी भी जा सकता हूँ ना उसको इंस्पेक्ट करने के लिए। ओके, तो मैं कभी भी जा सकता हूँ इंस्पेक्ट करने के लिए। उसके बाद आगे क्वेश्चन का पार्ट ये बोला हुआ है कि मोतालाल जो है वो इंस्पेक्ट करना चाहता है, ओके, कि गुड्स जो है वो स्टोरेज में खराब तो नहीं हुआ। ओके, एंड उसके बाद ओके, जो इम्पोर्टर है दैट इज मोतालाल, वो क्या करना चाहता है, मिस्टर मनोहर लाल को वो गुड्स को दिखाना चाहता है, ताकि वो खरीद पाए वेयर हाउस में। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हम लोग को पूछा है कि कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। तो हम लोग को मालूम है कि अगर गुड्स मेरा है, ओके, इम्पोर्टर का है, मैंने वेयर हाउस में रखा है, तो मैं कभी भी उसको इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, कभी भी उसको सेल भी कर सकता हूँ वेयर हाउस के अंदर। ओके, हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था मालूम है, सप्लाई के चैप्टर में, शेड्यूल 3 में। अगर वेयर हाउस के अंदर ही गुड्स को बेच दिया तो इट इज नॉट अ सप्लाई। तो वेयर हाउस के अंदर बेच दिया तो मतलब बेचना अलाउड तो होगा ना, तो बेचना अलाउड है तो दिखाना भी अलाउड होगा। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा वो सोचते। ओके, ए क्या बोलता है, देखो, व्यू टेकन बाय बंसीलाल इज करेक्ट, मतलब कि वेयर हाउस कीपर बोलता है कि आ नहीं सकते, वो सही है, गलत है। ओके, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। उसके बाद व्यू टेकन बाय बंसीलाल इज इनकरेक्ट। ओके, ये बात तो सही है। हाउएवर मिस्टर मोतालाल कैन ओनली इंस्पेक्ट, नो, खाली इंस्पेक्शन थोड़ी, उसको बेचना तो बेच भी सकता है, तो और अच्छा ऑप्शन ढूंढते। व्यू टेकन बाय मिस्टर बंसीलाल इज इनकरेक्ट। ठीक है,
However, Motilal can only inspect and ensure that goods do not deteriorate, but thereafter cannot show them in warehouse for sale. ओके, ये तो गलत है ना? सेल भी तो कर सकते हैं, तो अभी ए बी सी गलत हो चुका है। ओके, तो फिर अभी डी से आंसर है। प्रिंसिपल वर्ड्स डी में क्या बोला है? कैन इंस्पेक्ट, उसके साथ साथ ही कैन शो टू मनोहर लाल फॉर सेल। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। ओके, ये सम सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग एक एक्सेल शीट में इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्सेल शीट में आप लोग के सामने रखता हूँ। अभी देखो, हम लोग एक ना पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। ओके, फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सब लोग यहाँ पर फॉर्मेट के ऊपर फोकस करना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हम लोग को प्रेजेंट भी सही से करना होता है, बराबर। तो नेम ऑफ द आरसीसी, ओके, मंथ, उसके बाद लिखेंगे हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्लियर है क्या? चलो, पर्टिकुलर्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 से जो आ रहा है, दैट इज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, विच इज वर्किंग नोट नंबर 1। उसके बाद लेस ऐसे लिखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है। वो आईटीसी कहाँ से आएगा? वर्किंग नोट नंबर 2 से आएगा। सर, तो अभी हम लोग को नीचे सब वर्किंग नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो आंसर लिखा है हम लोगों ने, इसके नीचे क्या करना है आप लोग को? ऐड करना है, ओके, आरसीएम लायबिलिटी। ठीक है ना, क्योंकि आरसीएम लायबिलिटी हमेशा कैश में पे होती है। ओके, एंड हम लोग को इम्पोर्ट ड्यूटी भी भरना पड़ता है ना कैश में, तो यहाँ पर हम लोग इम्पोर्ट ड्यूटी भी लिख के रखेंगे, अगर भरना पड़े तो, ठीक है। ये तो कोई जरूरत। क्लियर है क्या? चलो, अब इसके बाद हम लोग को वर्किंग नोट नंबर 1 बनाने का, इट इज कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, पर्टिकुलर्स, वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ओके, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2 भी बनाएंगे हम लोग। किसके लिए रहता है वो? आईटीसी कैलकुलेशन के लिए। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी। इसमें वैल्यू का जरूरत नहीं है, वैल्यू का जरूरत सेल में है, क्योंकि ई अपॉन एफ अगर पूछ लिया, हम लोग को पता होना चाहिए कि एग्जिम टर्नओवर कितने का है। ठीक है ना। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 3, ओके, ये किसके लिए रहेगा? ओके, ये रहेगा हम लोग का कैलकुलेशन ऑफ आरसीएम लायबिलिटी। ठीक है, इसमें हम लोग पर्टिकुलर्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, बस इतना रख सकते हैं। क्लियर है क्या सबको? समझा? तो अभी हम लोग यहाँ पर लिंक दे देते हैं, क्योंकि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का लिंक यहाँ से मैं दे देता हूँ। चल, लिंक गलत चला गया, यहाँ से आएगा।
कोई बात नहीं, चेंज कर देता हूँ। C28। आईटीसी का लिंक हम लोग का वर्किंग नोट 2 है ना, तो ये आईजीएसटी है, यहाँ से लिंक दे देता हूँ। ओके, उसके बाद B39, C39, D39, B39, C39 और D39। ठीक है, तो अपना आईटीसी जो भी रहेगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ। फॉर्मेट रेडी हो गया। मिस्टर दिनकर इज द ओनर ऑफ दिनकर एसोसिएट्स विच इज रजिस्टर्ड इन अहमदाबाद, गुजरात। ओके, तो एलओएस क्या रहेगा? एलओएस इज गुजरात। ही इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इन डोमेस्टिक मार्केट एंड एक्सपोर्टिंग द सेम आउटसाइड इंडिया। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ February ही हैज अंडरटेकिंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ओके, फेब्रवरी का हम लोग कर रहे हो काम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मंथ फेब्रवरी, मंथ फेब्रवरी, एंड नाम क्या था? दिनकर एसोसिएट्स। ट्रांसफर टेनेंसी राइट्स ऑफ अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। ओके, अगर हम लोग को कमर्शियल प्रॉपर्टी का टेनेंसी राइट्स देते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी आता है। ओके, तो उसका जो भी टेनेंसी प्रीमियम रहेगा, ओके, इसके ऊपर जीएसटी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बिकॉज इट इज रिलेटेड टू कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। तो चाहे स्टैम्प ड्यूटी लगे ना लगे, ओके, उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर जीएसटी आएगा 8 लाख रुपीज के ऊपर। यहाँ पर आगे लिखा है स्टैम्प ड्यूटी इज पेड, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। एक सर्कुलर था उसके ऊपर। ठीक है, आगे पढ़ लेंगे, देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्विंग स्टार्ट करें। हायर्ड आउट एक्सकवेटर एंड डंपर along with operator to mining leaseholder of Kutch, Gujarat for extracting and transporting minerals within mining area for a period of 5 years। ओके, हम लोगों ने क्या दिया हुआ है? एक्सकवेटर। एक्सकवेटर मतलब एक व्हीकल है बेसिकली, एक्सकवेशन में काम आता है, मतलब कि जमीन के नीचे से अगर माइनिंग निकालना है, माइंस मिनरल्स निकालना है, तो काम आएगा। तो हम लोगों ने क्या ट्रांजेक्शन किया हुआ है? हायरिंग ऑफ एक्सकवेटर किया, मतलब एक्सकवेटर को हमने क्या किया? भाड़े पर दिया, भाड़े पर दिया, अलोंग विथ ऑपरेटर। मतलब हम लोगों ने लेबर भी दिया कि ये लो भाई, ये काम करेंगे एक्सकेवेटर पे। उसके बाद आगे बोला है हायरिंग चार्जेस फॉर एक्सकेवेटर आर ₹10 लाख। 10 लाख का हायरिंग ऑफ एक्सकेवेटर किया, एंड 2 लाख का हम लोगों ने मैन पावर दिया। तो टोटल हम लोगों ने कितना दिया? 12 लाख। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्डिंग से मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये वाला। तो एक्सकवेटर्स और डंपर्स आर इनवेरिएबली हायर्ड आउट अलोंग विथ ऑपरेटर। मतलब ये जो ऑपरेटर है, ओके, ये हम लोग कब देंगे? जब आप लोग हायरिंग ऑफ एक्सकेवेटर करें। मतलब ऑपरेटर को जो हम लोग दे रहे हैं, दैट इज मैन पावर को हम लोग जो दे रहे हैं, वो अलग से नहीं दे रहे हैं। वो हम लोग कब दे रहे हैं? ओनली व्हेन दैट पर्सन, दैट इज द रिसिपिएंट, टेक्स ऑन हायरिंग फ्रॉम अस द एक्सकेवेटर। मतलब दिस बिकम्स कंपोजिट सप्लाई। ओके, ये जो है, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कंपोजिट सप्लाई। मतलब 12 लाख के ऊपर क्या रेट ऑफ टैक्स आएगा? ओके, एक्सकेवेटर का रेट ऑफ टैक्स आएगा। आ रहा है कुछ समझ में? क्लियर है क्या पॉइंट? अगला, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ ₹35 lakhs टू चोक्सी लिमिटेड, जामनगर, इंक्लूडिंग गुड्स वर्थ ₹10 lakhs। मतलब 35 लाख रुपीज का हमने टोटल सेल किया हुआ है। ओके, इसमें से 10 लाख रुपए का हमने एसईजेड को सेल किया। ओके, एंड 25 लाख रुपए का हम लोगों ने सेल किया है अदर्स को। अगर हम लोगों ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बेचा, ओके, अगर एलयूटी रहेगा तो जीएसटी भरेंगे क्या? नहीं भरेंगे। अगर एलयूटी नहीं रहेगा तो फिर जीएसटी भरना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है कि एलयूटी है, ठीक है, तो यहाँ पर नो जीएसटी ऑन 10 लाख रुपीज।
लेकिन बाकी का 25 लाख के ऊपर जीएसटी आएगा। नेक्स्ट, agreed to provide consultancy services to Mr. Krishna of Surat, who is an unregistered person with his newly commenced business for consideration of 6,80,000। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लिखा नहीं है प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी सर्विस, यहाँ पर क्या लिखा है, अग्रीड टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी। अग्रीड लिखा मतलब इसका क्या मीनिंग हो गया, खाली एग्रीमेंट हुआ, सर्विस दिया है क्या अब तक, नहीं दिए। आगे क्या लिखते हैं, टोटल 6,80,000 का देने वाले। एन एडवांस ऑफ ₹1,50,000 हैज बीन रिसीव्ड। एडवांस कितना मिला, 1.5 लाख मिला। किसके लिए मिला, सर्विस के लिए मिला। तो सर्विस के लिए अगर हमको पैसा मिलता है तो प्रोविजन याद करने का, आई आर विच एवर इज अर्लियर, दैट इज इनवॉइस डेट, और रिसीट ऑफ पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पर रिसीट ऑफ पेमेंट डेट बीइंग अर्लियर, दैट इज द एडवांस केस, जीएसटी शैल बी पेएबल एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस। 6,80,000 पे जीएसटी नहीं आएगा, कितने पे आएगा, सिर्फ 1.5 लाख रुपए पे आएगा। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट। अगर ऐसा लिखा रहता प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑफ 6,80,000 तो 6,80,000 पे आता, लेकिन अगर बोला ही नहीं है सर्विस दिया, क्लियर कट बोला है एग्रीड टू प्रोवाइड, मतलब कि हमने सिर्फ एग्रीमेंट किया, सर्विस देना शुरू नहीं किया। देन एक्सपोर्टेड द गुड्स टू जॉर्ज आईएनसी ऑफ यूएस, एफओबी वैल्यू इज 8,40,000। ओके, 8,40,000 का गुड्स हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, तो इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि एलयूटी है हमारे पास, नीचे लिखा हुआ है, मैंने पहले ही बताया। नेक्स्ट, सोल्ड अ हेवी प्रिंटिंग मशीनरी purchased from Japan for ₹5,10,000 in high sea to धूमकेतु प्रिंटर्स मुंबई। हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक मशीन सेल किया 5,10,000 में। ओके, हाई सीस में बेचा। हाई सी में बेचते तो शेड्यूल नंबर 3 याद करना है हम लोग को। ओके, एंट्री नंबर 8। ओके, उसमें क्या लिखा, हाई सीस में बेचेंगे तो कोई जीएसटी नहीं आएगा, हाई सी सेल्स इज नॉट लायबल टू जीएसटी। जो फाइनल पर्सन जो क्लियर करवाता है उसको जीएसटी भरना पड़ेगा, तो इसको भरना पड़ेगा। ओके, सप्लाइड गुड्स टू तिमाही कॉर्पोरेशन चाइना फॉर 12 करोड़। 12 करोड़ है, लाख है, 12 लाख है। ओके, ये एक्स्ट्रा आ गया, जीरो लग रहा है, ठीक है। तो 12 लाख में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, सेल किया हुआ ऑन 15 फरवरी। दिस गुड्स वेर परचेज फॉर ₹10 लाख फ्रॉम जमसम कॉर्पोरेशन जापान। हमने जापान से खरीद के किधर बेचा, चाइना में बेचा, विदाउट ब्रिंगिंग इनटू इंडिया। ओके, याद करने का। ओके, शेड्यूल नंबर 3 का एंट्री नंबर 7, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। क्लियर है पॉइंट, याद आया क्या। अभी इनवर्ड सप्लाई का बात करते हैं लोग। द गुड्स एक्सपोर्टेड टू जॉर्ज आईएनसी, देखो 8,40,000 का हमने एक्सपोर्ट किया था। वो गुड्स हम लोगों ने किससे खरीदा है, हम लोग मर्चेंट एक्सपोर्टर है, हमने मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर से खरीदा। हम लोगों ने किस तरीके से खरीदा, एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर का पॉइंट याद दिला देता हूँ। अगर समझो कोई मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर है, उसने मर्चेंट एक्सपोर्टर को कुछ बेचा, तो यहाँ पर जीएसटी का रेट एप्लीकेबल इज 0.1%। 0.1% एप्लीकेबल रहता है। तो यहाँ पर 7 लाख के ऊपर 0.1% बोलेंगे तो 700 रुपया जीएसटी आएगा। क्लियर है। अभी आईजीएसटी आएगा कि सीजीएसटी एसजीएसटी, 0.05 0.05 चेक करते हैं। हम लोग गुजरात में, हम लोगों ने कहाँ से खरीदा, कर्नाटक से खरीदा, तो यहाँ पर आईजीएसटी 0.1% आएगा। क्लियर है। रिफंड का चैप्टर देखना है तुम लोग को, उसमें मिलेगा आप लोग को ये पॉइंट। देन द हेवी प्रिंटिंग मशीनरी सोल्ड इन हाईसी to Dhoomketu was originally imported by Mr. Dinkar from Japan on 2nd Feb with CIF value 5 lakh and FOB value 4,50,000। हमने उनको कभी सेल किया, चेक करो।
हम लोगों ने 10 फेब को हाई सी में सेल किया। अभी यहाँ पर क्या बोलते हैं लोग, जो हमने उनको सेल किया है वो हमने खरीदा है 2 फेब को। ओके, हाई सी में खरीदा। कैसे खरीदा? हाई सी में। तो ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल देता हूँ, एक समझो। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हमने कहाँ से खरीदा वो स्टेट देख लेते हैं। ओके, जापान से खरीदा। बेच किधर रहे? धूमकेतु को बेच रहे हैं ना, मुंबई में। ठीक है। मतलब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर एक सप्लायर है जिसका नाम हम लोग जे करके लेते हैं। ओके, ये मिस्टर एक्स को गुड्स भेज रहा था। ओके, मिस्टर एक्स को गुड्स भेज रहा था। मिस्टर एक्स को ये गुड्स आ रहा था बराबर, जापान से। फिर दिनकर ने क्या किया, मिस्टर एक्स को बोला कि जापान से जो गुड्स आ रहा है ना, ये हाई सी में मुझे बेच दो। हाई सी मतलब गुड्स क्लियर होने के पहले। तो दिनकर ने खरीद लिया जापान से। अब दिनकर ने हाई सी में क्या किया, परचेस किया। भाई सेल भी ये दिनकर किसको कर रहा है? हाई सीस में ही सेल कर रहा है। ओके, धूमकेतु को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर परचेज भी हाई सी में हुआ और सेल भी किस में हुआ, हाई सीस में हुआ। तो यहाँ पर हाई सीस परचेज के ऊपर जीएसटी पे नहीं करना है। ओके, आईटीसी भी कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वैल्यूएशन में हम लोग अपना प्लेस ऑफ सप्लाई में हम लोग देखते हैं कि हाई सीस सेल के ऊपर जो फाइनल बायर रहता है, ओके, जो गुड्स को क्लियर करवाने वाला है, वो जीएसटी पे करेगा। तो यहाँ पर दिनकर ने किसको दे दिया, धूमकेतु को, हाई सीस सेल। तो इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा एज पर शेड्यूल नंबर 3। क्लियर है? अभी धूमकेतु जब भी ये गुड्स को क्लियर करवाएगा अपने फैक्ट्री के लिए, धूमकेतु को यहाँ पर आईजीएसटी पे करना पड़ता है ऑन द लास्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्लियर है पॉइंट? तो इसके ऊपर हम लोग को आईटीसी भी नहीं मिलेगा, एंड इसके ऊपर हम लोग को जीएसटी पे भी नहीं करना पड़ेगा। आएगा समझ में से? ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे अभी। इनवर्ड सप्लाई का चालू था ना, ठीक है। मिस्टर दिनकर पेड सेल्स कमीशन टू मिस्टर केंजो of Japan, his agent in collection, sorry, in connection with all the imports from Japan. ओके, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरमीडियरी को कमीशन दे रहे हैं। इंटरमीडियरी कमीशन का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहता है बताओ? सेक्शन नंबर 13(8) लगता है इंटरमीडियरी कमीशन, याद करना है आपको। इंटरमीडियरी कमीशन 13(8) में प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ सप्लायर। सप्लायर मतलब जो इंटरमीडियरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हु इज द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग इंटरमीडियरी सर्विस? मिस्टर केंजो प्रोवाइड कर रहा है। तो मिस्टर केंजो इज इन जापान, so POS is Japan, so no GST would be applicable because POS is outside India. Next, imported raw materials from Italy under CIF contract. CIF value of goods for the purpose of customs included rupees 2 lakh as ocean freight. ओके, ओशन फ्रेट के ऊपर हम लोगों ने एक डिस्कशन किया हुआ था। ओके, आप लोग को वीडियो में भी मिलेगा, जो यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। ओशन फ्रेट के ऊपर आरसीएम नहीं लगता, वो निकल चुका है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। क्यों निकल चुका है? क्योंकि सीआईएफ वैल्यू के ऊपर आप कस्टम ड्यूटी पे करते हो, तो उस फ्रेट के ऊपर हम लोग को आरसीएम में जीएसटी पे करने का जरूरत नहीं, बिकॉज डबल डबल हो जाएगा। आ रहा है क्या समझ में?
उसके बाद परचेज रॉ कॉटन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर ऑफ गारमेंट्स फॉर ₹12 लाख फ्रॉम मिस्टर पूनावाला एन एग्रीकल्चरिस्ट ऑफ गुजरात। तो यहाँ पर रॉ कॉटन खरीदा है, मतलब रॉ कॉटन खरीदने पर हम लोग को आरसीएम याद आना चाहिए, क्योंकि आरसीएम में ये गुड्स टैक्सेबल रहता है। ठीक है, तो 12 लाख के ऊपर आरसीएम लगेगा, हम लोग जीएसटी पे करेंगे बिकॉज वी आर परचेजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चरिस्ट। नेक्स्ट इज मंथली रेंट ऑफ 35 लाख इज पेएबल टू धर्म लिमिटेड गुजरात फॉर रिटेल आउटलेट अ कमर्शियल प्रॉपर्टी इन अहमदाबाद। ओके, 1/3 ऑफ द स्पेस इज अवेलेबल फॉर यूज एज मिस्टर दिनकर फॉर पर्सनल रेसिडेंशियल। तो यहाँ पर 35 लाख का जो रेंट है, ओके, उसके ऊपर हम लोग जीएसटी निकालेंगे, उसके ऊपर हम लोग 1/3 का आईटीसी नहीं लेंगे, कि बाकी का 2/3 का आईटीसी ले सकते हैं। कंप्यूट नेट जीएसटी पेएबल इन कैश। अभी हम लोग जीएसटी का लायबिलिटी निकालेंगे, रेट ऑफ टैक्स आप लोग को दिया हुआ है इधर। ओके, हायरिंग ऑफ एक्सकवेटर पे 12% है। ओके, उसके अलावा सबके सब सर्विसेज इंक्लूडिंग मैन पावर सप्लाई, मतलब जो हम लोग ऑपरेटर दे रहे हैं उसके ऊपर 18% है, लेकिन हम लोग को क्या फर्क पड़ता है, खाली कंफ्यूजिंग करने के लिए दिया। हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था क्या रेट ऑफ टैक्स लगेगा, प्रिंसिपल सप्लाई का लगेगा, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, जो भी वन में फाइल किया सब टू बी में दिख रहा है, एंड एलयूटी हमारे पास है ऐसा दिख रहा है, एंड सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स जो है, सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन्स है, ओके, ये कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये वाला ट्रांजेक्शन है, ट्रांसफर कमर्शियल अपना टेनेंसी राइट्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस। तो मैं डायरेक्टली वर्किंग नोट 1 में आ रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिखते जाऊँगा, ठीक है। सप्लाई ऑफ टेनेंसी राइट्स, ओके, 8 लाख रुपीज़ का वैल्यू था, जीएसटी का रेट इज 18%। ओके, सीजीएसटी एसजीएसटी का चेक करते हैं। ओके, गुजरात का ही पर्सन है, हमने जिसको सील किया गुजरात का ही पर्सन है, हम भी गुजरात के, तो फिर सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा फिर 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, हायरिंग ऑफ हायरिंग आउट ऑफ एक्सकवेटर्स। ओके, हायरिंग ऑफ एक्सकवेटर्स, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 12 लाख पूरा लेंगे ना, 10 लाख प्लस, तो इधर बाइफर्केशन लिखने का, यहाँ पर 12 लाख किसको दिया हमने हायरिंग पे, गुजरात को ही दिया ना, लीज होल्डर्स ऑफ गुजरात। तो यहाँ पर भी सेम आएगा, लेकिन रेट ऑफ टैक्स जो है वो 12% था, याद करने का 12% था। इधर नोट नंबर 1 आएगा कि टेनेंसी राइट्स इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो जीएसटी भरेंगे। नोट नंबर 2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हायरिंग ऑफ एक्सकवेटर्स। ओके, उसके बाद सप्लाइड गुड्स ऑफ वैल्यू 35 lakhs टू चोकसी लिमिटेड जामनगर, 10 लाख का स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बेचा है। ओके, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन 10 लाख रुपीज, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। नोट नंबर 3 लिखना है कि हमारे पास एलयूटी है। ओके, अदर सप्लाईज टू चोकसी लिमिटेड 25 lakhs, इसके ऊपर टैक्स आएगा। ओके, गुजरात का ही पर्सन है ये, तो यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा एट द रेट ऑफ 9%। रेट ऑफ टैक्स देख लेते हैं एक बार। गुड्स के ऊपर 18% ही है, ठीक है, क्या थोड़ा के लिए मिस्टेक हो सकता है, फिर इसके लिए पूरा देख लेना जरूरी है। चलो, उसके बाद एग्री टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस, ये भी हम लोगों ने देखा, तो इधर लिखेंगे एडवांस रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज 1,50,000। ओके, तो हम लोग का रिसिपेंट किधर का है, इधर सूरत का ही है, मतलब अगेन सीजीएसटी एसजीएसटी एंड सर्विसेज है, तो रेट ऑफ टैक्स 18% है। देखो खाली ऊपर वाले में, दैट इज एक्सकेवेटर में 6% था,
बाकी सब जगह पे 18% ही। तो यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई का हम लोग नोट लिखेंगे। एक्सपोर्टेड गुड्स टू जॉर्ज ऑफ यूएस, हमारे पास एलयूटी है। ओके, तो एक्सपोर्टेड गुड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8,40,000, कोई जीएसटी नहीं आएगा। नोट नंबर 5। उसके बाद सोल्ड मशीन इन हाईसीस, तो इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। तो हाईसी सेल्स 5 लाख रुपीज, सॉरी 5,10,000, 5,10,000। ओके, नो जीएसटी। नोट नंबर 6 लिखेंगे हम लोग हाईसी सेल्स का। सोल्ड गुड्स टू तिमोही कॉर्पोरेशन चाइना, ओके, गुड्स इंडिया के बाहर से बाहर जा रहा है, तो फिर हम लोग नोट लिखेंगे और नोट ऑफ सप्लाई बोलेंगे इसको। तो लिखेंगे यहाँ पर सप्लाई फ्रॉम, सप्लाई फ्रॉम सप्लाई टू चाइना फ्रॉम जापान। ओके, गुड्स का सेल वैल्यू कितना, 12 लाख रुपीज का है, तो नोट ऑफ सप्लाई। नोट नंबर 7। अपना सेल्स का साइड पूरा हो चुका है। आगे परचेस का साइड। द गुड्स एक्सपोर्टेड टू जॉर्ज वेर परचेज फ्रॉम मर्चेंट एक्सपोर्टर, ओके, मर्चेंट एक्सपोर्टर से हमने खरीदा है। अच्छा, एक मैं ट्विस्ट वाला पॉइंट बता देता हूँ, जो आईसीआई ने यहाँ पर टेस्ट नहीं किया है, लेकिन फ्यूचर में कभी आ सकता है, तो अभी से ध्यान में रखना है। अभी हमारे पास ना यहाँ पर एलयूटी है। अगर मान के चलो हमारे पास यहाँ पर एलयूटी ना होता, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर को 18% जीएसटी चार्ज करना पड़ता, फिर ना कि 0.1%। ओके, ध्यान रखना है इस पॉइंट को। हमारे पास अगर एलयूटी ना होता तो हम लोग को 18% वो टैक्स चार्ज करता। हमारे पास एलयूटी है, इस वजह से वो 0.1% टैक्स चार्ज करता। परचेज ऑफ गुड्स एज मर्चेंट एक्सपोर्टर, तो आईजीएसटी आएगा, कौन सा आईजीएसटी आएगा, 7 लाख इंटू 0.1, 700। द हेवी मशीनरी सोल्ड वॉज परचेज्ड फ्रॉम, द heavy printing machinery sold in high seas was originally imported by Mr. Dinkar, ओके, फॉर रुपीज 5 lakhs। तो हम लोगों ने यहाँ पर परचेज भी हाई सीज में किया हुआ है। ओके, ऐसा माना है हम लोगों ने। देखो, इसमें एक अजम्पशन पॉसिबल है, मैं बता देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन पॉसिबल है। हम लोगों ने नॉर्मल इंपोर्ट किया, और हम लोगों ने, देखो पहली बात तो हम लोग ने नॉर्मल इंपोर्ट किया, मतलब हमारे यहाँ पर ही गुड्स पड़ा हुआ था। फिर हम लोगों ने किसी को एक्सपोर्ट करने के लिए बेचा, और फिर वो हाई सी हो गया। ओके, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं लोग, हम लोगों ने हाई सीस में बेचा है, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने हाई सी में ही परचेज किया रहेगा। ओके, इंडिया में हम लोग मशीन यहाँ से हाई सी में बेच नहीं सकते, मतलब कि इंडिया से अगर हम लोगों ने परचेज ऑलरेडी किया हुआ है, और फिर हम लोग हाई सी इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बाहर वाले की तरफ से होगा ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने मशीन खरीदा हाई सी एंड बेचा भी हाई सी। ओके, दोनों हाई सी से होगा। अगर हाई सी सेल किया है, तो हाई सी परचेज भी तो करना पड़ेगा। तो हाई सी परचेज किया हुआ है यहाँ पर 5 लाख का, तो नो टैक्स। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हाई सी परचेस, कोई टैक्स नहीं आएगा। पेड सेल्स कमीशन, इसके ऊपर कोई नहीं आएगा। यहाँ पर 13(8) का रेफरेंस देना हम लोग को। सेल्स कमीशन, नो टैक्स। देन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, ओके, 9 लाख का वैल्यू आ रहा है, 9 लाख का वैल्यू है। ओके, तो 9 लाख का वैल्यू है, टैक्स का रेट क्या रहेगा, 18% बोला हुआ है ना, क्या बोला है, रुको देखते हैं। कुछ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे स्पेशल इन्फॉर्मेशन है क्या, नहीं है ना, ओके ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स 9 लाख के ऊपर टैक्स आएगा। ओके, इम्पोर्ट से इंटर स्टेट सप्लाई, तो इसके ऊपर जीएसटी जो रहेगा, ओके, वो आईजीएसटी रहेगा।
उसके बाद परचेज ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम फॉर मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स फ्रॉम मिस्टर पूनावाला एंड एग्रीकल्चरिस्ट। ओके, एग्रीकल्चरिस्ट से हमने खरीदा तो आरसीएम लायबिलिटी आएगा। ओके, आरसीएम लायबिलिटी ऑन परचेज ऑफ कॉटन 12 लाख का है ना ये, और गुजरात से ही खरीदा, तो 12 लाख इंटू, क्लियर है क्या? ठीक। मंथली रेंट 35 लाख का पे कर रहे हैं हम लोग। इस पे आईटी से हम लोग कितना मिलेगा? हम लोग को 1/3 मिलेगा, सॉरी 1/3 नहीं मिलेगा। सो 35 लाख इंटू 18% इंटू 2/3, फिर डिवाइड बाय, रुको एक सेकेंड, इंटू 9% करता हूँ, 2,10,000, ठीक है। सो 2,10,000 का आईटीसी मिलेगा। उसके बाद ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस तो वैसे स्टार्टिंग में लिखा तो ज़्यादा बेटर है। ओपनिंग बैलेंस कितना है? सी एंड एस कितना कितना है? 35, IGST 0, 35,000 टोटल में ऐड कर लेंगे हम लोग। ओके, तो अपना ये क्लोज तो हो चुका है। अभी क्या करेंगे? आरसीएम का लायबिलिटी एंड इम्पोर्ट ड्यूटी, इसका लिंक दे देना हम लोग को नीचे से। ओके, आरसीएम का लायबिलिटी 1,08,1,08। ओके, एंड इम्पोर्ट ड्यूटी भी हम लोग को पे करना पड़ता है, उसके बाद ही आईटीसी मिलता है। तो इम्पोर्ट के ऊपर 162, क्या आईजीएसटी के कॉलम में लिखेंगे 162, है समझ में? तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, आईजीएसटी का आईटीसी से आईजीएसटी का लायबिलिटी पहले पे होना चाहिए। अगर आईजीएसटी का लायबिलिटी पे हो गया तो उसके बाद अगर बचा हुआ आईजीएसटी आईटीसी हम लोग सीजीएसटी एसजीएसटी को हाफ ऑफ दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग हाफ ऑफ दे देंगे। सो 81,350, 81,350 दे दी। अभी 3,01,150 बाकी है। अभी 245, 250, 245 सीजीएसटी एसजीएसटी है। क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी इज नॉट अलाउड, तो यहाँ पर मैं ब्लर कर देता हूँ, यूज नहीं करेंगे। फिर ये 245 पूरा यूज कर लेंगे, ये पूरा यूज कर लेंगे। क्लियर? सो 56,150, 56,150 इज अवर एफसीएम लायबिलिटी, एंड ये आरसीएम लायबिलिटी एंड इम्पोर्ट आउट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी। तो ये टोटल इतना लायबिलिटी हम लोग को पे करना। क्लियर है क्या सबको? अच्छा, एक पॉइंट और। हम्म, ये जो आरसीएम का लायबिलिटी हमने पे किया ना, इसका आईटीसी भी मिलेगा हम लोग को। तो यहाँ पर आईटीसी में ऐड करना रहेगा, तो ये आईटीसी भी ऐड कर लो। आईटीसी ऑन आरसीएम, सो 1,08,000 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा अपना चेंज हो जाएगा आंसर, देखते चलो, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। 353 हो गया यहाँ पर। ओके, तो कुछ बैलेंस बचेगा, नो डाउट बैलेंस रहेगा इस बार। 3,01,000 का जरूरत है, 3,01,150, 3,01,150। कितना बैलेंस बचेगा यहाँ पर सर? फिफ्टी वन एट फिफ्टी का बैलेंस आ रहा है। ओके, एंड लायबिलिटी अपना ये आ रहा है, समझ में आया? ठीक है, ठीक है, डन। एक बार चेक कर लेते हैं सही है क्या। खाली फाइनल आंसर मैच कर लेते हैं, मैंने भी आंसर नहीं देखा हुआ है। ओके, 3 लाख, हाँ ये बराबर आया अपना। ओके, आईटीसी सही आ गया आंसर, ठीक है। अब इन लोगों ने क्लोजिंग बैलेंस कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है? ठीक है, जान दो, अपना मेन आंसर तो मैच हो गया, छोड़ दो। अगला क्वेश्चन नंबर 14।
अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 के पहले मैं कुछ कंसेप्ट आप लोग को बता देता हूँ। क्योंकि ये कंसेप्ट के बेसिस पे ही ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये कंसेप्ट ऑलरेडी वीडियोस में रिकॉर्डेड है, क्योंकि आप उधर से भी देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बताया हुआ था, ये पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में बताया हुआ है ना। सुनो, दिस कंसेप्ट इज ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर। ओके, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर ये कंसेप्ट है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट रहता भी है। तो अभी स्पेसिफिकली एक टाइम मिला है तो बता देता हूँ। अभी ई कॉमर्स ऑपरेटर का मीनिंग होता है थर्ड पार्टी वेबसाइट। वे खुद की वेबसाइट इज नॉट ई कॉमर्स ऑपरेटर। समझो मेरा टाइटन का दुकान है, मैंने खुद का वेबसाइट बनाया, खुद के वेबसाइट से मैं सेल लेता हूँ, ओके, वेबसाइट से, तो इट इज नॉट ई कॉमर्स। अब मान के चलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इसमें दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं। एक रहता है 9(5) का ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर 9(5) का ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब? 9(5) का ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब होता है आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, ओके, होटल अकोमोडेशन, यूटिलिटी सर्विस एंड रेस्टोरेंट सर्विस। ओके, रेस्टोरेंट सर्विस, इसके अंदर भी कुछ बाइफर्केशन है, वो हम लोग यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ रहे। अदर देन ओमनी बस, होटल रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, रेस्टोरेंट मोर देन 7,500 अप टू 7,500। तो ये सब 9(5) के ईसीयू है। सर 9(5) का ईसीयू का क्या रेलेवेंस है? 9(5) के ईसीयू में ईसीओ इज लायबल टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड। क्या इसके ऊपर टीसीएस लगता है? आंसर इज टीसीएस नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही हम लोग सप्लायर मान रहे हैं। टीसीएस कब लगता है? जब सप्लायर को हम पैसा देते हैं, दैट इज एज ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर हम सप्लायर को पैसा देते हैं तो गवर्नमेंट ई कॉमर्स को बोलता है टीसीएस कलेक्ट करो। लेकिन अगर ईसीओ खुद ही सप्लायर है तो टीसीएस लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो 9(5) हो गया। उसके बाद अदर देन 9(5), ओके, अदर देन 9(5) का एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आएगा। मान के चलो यहाँ पर अमेजोन है, बरोबर। ओके, आप लोगों ने अमेजोन पे कुछ ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, एक सप्लायर के थ्रू आपको कुछ खरीदना है। तो ये अमेजोन क्या करता है? सप्लायर को नोटिफाई करता है कि आपके लिए एक ऑर्डर आया। समझो ये 1,000 रुपीज का ऑर्डर है, ओके, 10,000 लेते, थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा रहेगा, मजा आएगा। ओके, तो 10,000 रुपीज का ऑर्डर है। ओके, 10,000 रुपीज प्लस 1,800 रुपये। तो जीएसटी जो है ये तो नॉर्मली यहाँ पर कौन पे करेगा? सप्लायर पे करेगा। तो अमेजोन ने कितना कलेक्ट किया आप लोगों से? 11,800 रुपीज कलेक्ट किया हो, क्योंकि सप्लायर ने क्या बोला हुआ है प्राइस अमेजोन को? 10,000 प्लस जीएसटी। तो अमेजोन अभी आप लोग को कितना पैसा रेमिट करेगा? आंसर इज 11,800। उसमें से खुद का कमीशन माइनस करेगा, एंड उस कमीशन के ऊपर जीएसटी भी माइनस करेगा, क्योंकि कमीशन के ऊपर जीएसटी लगता है ना अमेजोन को, तो माइनस हुआ। उसके बाद अमेजोन माइनस करता है टीसीएस एट द रेट ऑफ 1% ऑन बेसिक अमाउंट, ओके, बेसिक वैल्यू, दैट इज 10,000। तो यहाँ पर अज्यूम करके चलते हैं, से 4% कमीशन है ऑन 10,000। ओके, सो 11,800 माइनस 400 माइनस 72। सर 72 कैसे आया? 400 का 18%, तो ये माइनस हो गया। और फिर टीसीएस माइनस करेंगे 100 रुपये। सो नेट कितना रेमिट करेगा चेक करो। 11,800 माइनस 500 माइनस 72, ओके, 11,228। तो इतना रुपया कौन किसको रेमिट करेगा सर? अमेजोन रेमिट करता है किसको? सप्लायर। अभी अमेजोन क्या करता है? 100 रुपया पे कर देता है गवर्नमेंट को ऑन योर बिहाफ, और आप लोग को आपके कैश लेजर में वो दिखता है। ओके, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड करके, लॉग इन करने के बाद। उसके बाद आप लोग को ये किधर दिखेगा? पोर्टल पे आपके कैश लेजर में दिखना शुरू हो जाए। आया क्या समझ में?
तो ये प्रोसेस है। अभी इसके बाद एक अमेंडमेंट लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में थी, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में, अगर मल्टीपल ईसीओ है, मल्टीपल ईसीओ का मतलब, एग्जाम्पल, मैं एक वेबसाइट पे गया, ओके, समझो ये एक्स वेबसाइट है। अभी एक्स वेबसाइट ने मुझे वाई वेबसाइट पे भेजा, और वाई वेबसाइट से मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ओके, एक सप्लायर के पास। ओके, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ना ऑर्डर करने का। ओके, तो मैंने अज्यूम करो कि यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया, ऑटोमेटिकली वाई के वेबसाइट ने क्या किया, ओके, इसके सप्लायर को नोटिफाई किया। अब ये गुड्स जाएगा एक्स के पास। तो यहाँ पर क्या होता है, पैसे का आउटफ्लो देखो कैसे होता है। पहले एक्स जो है वो वाई को पैसा देगा। वाई किसको देगा, इस सेलर को देगा। समझ में आया? तो यहाँ पर वाई इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस बिकॉज ये सप्लायर किससे कनेक्टेड है, एक्स से कनेक्टेड है कि वाई से, वाई से कनेक्टेड। सो एक्स को कहा जाता है बायर साइड ईसीओ। बायर साइड ईसीओ मतलब वो ईसीओ जिसको बायर जानता है, एंड वाई को बोला जाता है सेलर साइड ईसीओ। सेलर साइड ईसीओ मतलब ये ई कॉमर्स ऑपरेटर सेलर को जानता है। सो कौन कलेक्ट करेगा टीसीएस, सेलर साइड ईसीओ। समझ में आया? तो अभी इसके बेसिस पे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर, मिस्टर जिग्नेश ऑफ दिल्ली बुक्स अकोमोडेशन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, अभी इसका मैं आपको एक बार 9-5 याद दिला दूं, होटल अकोमोडेशन का। होटल अकोमोडेशन के 9-5 में देखा था हम लोगों ने, मान के चलो मेक माई ट्रिप, ओके, ये एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ओके, आप लोगों ने क्या किया, मेक माई ट्रिप से ये होटल को बुक किया। तो गवर्नमेंट क्या बोलती, अगर ये होटल जीएसटी में रजिस्टर्ड है पहले से, तो ये होटल जीएसटी भरेगा। और अगर ये होटल अगर अनरजिस्टर्ड निकला, तो कौन जीएसटी भरेगा, एमएमटी, दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा। तो लेट अस चेक यहाँ पर होटल कौन है और ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन। प्लान माई ट्रिप, ओके, मेक माई ट्रिप नहीं, प्लान माई ट्रिप, ओके, ये कौन है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। द टर्नओवर, देखो आगे लिखते हैं लोग, एक होटल बुक किया है पारस रिसोर्ट लिमिटेड। द टर्नओवर ऑफ पीआरएल मतलब होटल का टर्नओवर 18 लाख है। सो होटल इज अनरजिस्टर्ड, तो कौन जीएसटी भरेगा, ओके, प्लान माई ट्रिप लिमिटेड जीएसटी भरेगा। आया पॉइंट समझ में, पहला काम हो गया। दूसरा, अभी अगर पीएमटीएल जीएसटी भरेगा तो कौन से सेक्शन के हिसाब से भरा है, 9(5) के हिसाब से। 9(5) का है तो इसके ऊपर कोई टीसीएस नहीं आएगा। समझा? पीआरएल रेजस इनवॉइस फॉर 1 लाख रुपीज ऑन मिस्टर जिग्नेश। पीएमटीएल collects payment from Mr. Jignesh after deducting its fees and charges from the same and remits the balance to PRL. ठीक है। Advise PRL as to whether it is required to obtain GST registration। नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है सर? बिकॉज उसका टर्नओवर कम है, टर्नओवर ज्यादा होएगा तो लेना पड़ेगा। ऑल्सो वेदर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड एट सोर्स बाय पीएमटीएल। नहीं, क्योंकि यहाँ पर 9(5) में टैक्सेबल हो गया। 9(5) नहीं लगता तो टीसीएस आता, 9(5) लग रहा है इसीलिए टीसीएस नहीं आ रहा है। Suppose in the above case other facts remaining same, if PRL, that is Paras Resorts Limited, लिमिटेड है कौन है, हाँ ठीक है, पारस रिसोर्ट्स लिमिटेड, सप्लाई अकोमोडेशन सर्विस इज ऑल्सो एन ई कॉमर्स ऑपरेटर रजिस्टर्ड इन उत्तराखंड as TCS collector as well as regular taxpayer since it exceeds threshold limit, and PMTL has agreement with PRL for booking accommodation। मतलब क्या हो रहा है, PMTL करके ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ओके, प्लान माई ट्रिप। PRL जो है वो एक होटल अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडर है, वो खुद भी ई कॉमर्स है। ये लोग बोलते हैं कि अगर जिग्नेश ने प्लान माई ट्रिप पे बुक किया तो होटल कहाँ से अकोमोडेशन देना पड़ेगा, पीआरएल से। ओके, उसके बाद क्या बोलते थे, मिस्टर जिग्नेश बुक द अकोमोडेशन असर्टेन वेदर टीसीएस इज कलेक्टेड बाय पीआरएल टू मिस्टर जिग्नेश थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर।
If yes, determine the amount of tax to be collected. And since two e-commerce operator are involved, who is required to collect tax? ओके, तो यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर एक होटल है, समझो, यहाँ पर प्लान माई ट्रिप है, यहाँ पर पारस रिसोर्ट है, ओके, यहाँ पर कुछ होटल्स है, यहाँ पर जिग्नेश है। ओके, जिग्नेश क्या करता है, पीएमटीएल पे जा करके होटल बुक करता है पीआरएल को। पीआरएल बोलता है कि ठीक है, आपको इधर इधर जाना है, ठीक है, जाओ। अब यहाँ पर क्या होएगा, पीआरएल जब भी ये होटल को पैसा रेमिट करेगा, तब पीआरएल को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये होटल्स को कौन जानता है, पीआरएल जानता है। आया समझ में? ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ये ऑडिट बाय डिपार्टमेंट अथॉरिटीज के ऊपर क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 65। एक बार मैं प्रोविजन रिवाइज करवा देता हूँ। सेक्शन नंबर 65 में हमने देखा था, डिपार्टमेंट ऑडिट करता है, दैट इज कमिश्नर करता है, या फिर कमिश्नर अपने सबॉर्डिनेट को कहता है कि आप ऑडिट करके। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें यह है कि सबसे पहला, इसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, मतलब ये हर साल भी हो सकता है, एक बार में 2-3 साल का भी हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है। दूसरा पॉइंट, ये ऑडिट का कंप्लीशन का टाइम लिमिट रहता है। टाइम लिमिट इज 3 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स एक्सटेंशन इज पॉसिबल। ओके, 3 मंथ्स फ्रॉम कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट का मीनिंग रहता है जिस दिन ऑडिट आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे स्टार्ट हुआ वो दिन, या फिर जिस दिन आप लोगों ने उनको सब डॉक्यूमेंट्स दे दिया वो दिन, विच एवर इज लेटर। लेटर से 3 महीने में क्या होएगा, ऑडिट कंप्लीट होएगा। और ऑडिट का 3 महीना खत्म होने के बाद 6 महीने का एक्सटेंशन, मतलब इन टोटलिटी 9 मंथ्स हो रहा है वो। क्लियर है क्या? लेट अस स्टार्ट। नोटिस फॉर ऑडिट वाज सर्व्ड, ओके, ऑन 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को नोटिस सर्व किया कि हम लोग आ रहे हैं ऑडिट पे। 15 दिन पहले का नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। फॉर ईयर 21-22, ठीक है, 2 साल का ऑडिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। टैक्स अथॉरिटी विजिटेड ऑन 20 दिसंबर एंड रिक्वेस्टेड फॉर सर्टन डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने कब दिया उनको, 30 दिसंबर को। तो हम लोग को मालूम है कि 3 महीने में अगर खत्म करना है, तो फिर जिस दिन ऑडिट के लिए वो लोग आए, या फिर जिस दिन हमने डॉक्यूमेंट दिया, विच एवर इज लेटर से कितना टाइम मिलेगा, लेटर से कितना टाइम मिलेगा बोलो, 3 महीना। ओके, तो इस केस में यहाँ से मिलेगा, क्योंकि लेटर इज 30 दिसंबर। सो 3 महीना गिनेंगे तो कब खत्म होना चाहिए ऑडिट, जैन फेब मार्च, 30 मार्च तक खत्म होना चाहिए। ओके, नहीं हुआ तो और 6 महीने का एक्सटेंशन पॉसिबल है। ओके, अप्रूवल वगैरह लेते हो लोग जॉइंट कमिश्नर वगैरह का। आफ्टर इन डेप्थ चेकिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स वेर मेड अवेलेबल बाय गुमगुम लिमिटेड, मतलब कि जो ऑडिट पार्टी। ड्यूरिंग द ऑडिट वाज कंप्लीटेड ऑन 25, 31 मार्च, सॉरी 30 मार्च तक तो अलाउड था कंप्लीट करना, 25 को हो गया, तो टाइम लिमिट के अंदर है। ओके, एंड फाइंडिंग्स वेर कम्युनिकेटेड, ओके, ऑन द बाय द सेम डेट, ठीक है। However, the accountant of Gungum Limited is of the view that tax authorities have completed the audit after the lapse of time. टाइम लिमिट के बाद उन लोगों ने कंप्लीट किया, ऐसा बोल रहा है। ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि विच एवर इज लेटर से 3 महीना है, नॉट फ्रॉम विच एवर इज अर्लियर। आई होप डिस्कशन इज क्लियर। ओके, उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि 2 साल का एक साथ नहीं कर सकते ऑडिट, ऐसा किधर भी लिखा नहीं। ओके, एनी फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अभी ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, इट इज बेस्ड ऑन सम रिफंड कंसेप्ट। ये मैं पहले आपको बताया था, ब्रीफ कर देता हूँ। देखो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का जो रिफंड है, ओके, ये रिफंड अगर हम लोग को मिल गया तो क्या बात खत्म हो गया क्या? नहीं, रिफंड मिला है, ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट जो आपने किया है उसका कंसिडरेशन आप लोगों को फेमा के टाइम लिमिट के हिसाब से आना चाहिए। अगर नहीं आया तो जो रिफंड आप लोग को मिला था वो क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। क्लियर है? और अब मान के चलो आपने वापस दे दिया, ओके, रिफंड ने वापस दे दिया क्योंकि पैसा टाइम लिमिट में नहीं आया,
क्या उसके बाद, ओके, क्या उसके बाद ये रिफंड आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आंसर इज मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आपको पैसा मिलेगा उसके बाद 3 महीने में आप लोग को क्या करना है, गवर्नमेंट को बताना है। क्या बताना है? कि हमें पैसा मिल गया, जो रिफंड आपने हमसे रिकवर किया था विद इंटरेस्ट, आप वो वापस कर दो। तो वो लोग वापस कर देंगे। मान के चलो हमने एक्सपोर्ट किया था, हमने रिफंड क्लेम किया, अभी वो सामने वाला पार्टी इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो हमको पैसा दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तो आरबीआई को हमने रिक्वेस्ट किया, सर प्लीज इस रिसीवेबल को क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। तो आरबीआई ने राइट ऑफ कर दिया। तो आरबीआई का परमिशन मिल गया, तो क्या ऑफिसर अभी आपसे रिकवर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता रिफंड रिकवर। तो ये रिफंड आपको मिल जाए। समझ में आया? तो बस उसके ऊपर ही क्वेश्चन है। अगोरा लिमिटेड एक्सपोर्टेड सर्टेन गुड्स टू इट्स कस्टमर लोकेटेड इन जर्मनी फॉर विच आईजीएसटी रिफंड ऑफ 50 लाख वॉज क्लेम्ड। ओके, हमने रिफंड ले लिया। द सेल प्रोसीड्स कवरिंग 50% वेर एक्सपोर्टेड इमीडिएटली एंड रिसीव्ड बाय अगोरा। मतलब कि 25 लाख रुपया तुरंत मिल गया। हाउएवर ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट द कस्टमर फेल टू पे बैलेंस। मतलब 25% जो है, 50 लाख का 25%, ओके, वो रिफंड हम लोग का ऑफिसर लेके जाएगा अभी। क्योंकि कंसीडरेशन कंसीडरेशन का 50% हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो रिफंड का भी 50% प्रपोर्शनेट ऑफिसर लेके जाएगा। इन व्यू ऑफ अफोरसेड ट्रांजेक्शन डिटरमाइन द रिफंड विच अगोरा इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट बैक। 25 लाख is required to deposit back. Also discuss the time limit sale proceeds within which sale proceeds in respect of exported goods should have been realized. ओके, तो ये फेमा का टाइम लिमिट जो भी है उसके हिसाब से लिख देना उधर। उसके बाद विल योर आंसर डिफर इफ आरबीआई राइट ऑफ। ओके, आरबीआई राइट ऑफ करता है तो फिर आंसर अलग हो जाएगा, फिर हम लोग को कुछ भी पे नहीं करना है, 50 लाख जो रिफंड मिला था वही सही है। उसके बाद सी, वेदर अगोरा लिमिटेड कैन क्लेम बैक रिफंड। यस, वापस ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? जब पैसा मिलेगा उसके 3 महीने में आप क्या कर दो, बता दो, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 थियरी क्वेश्चन, आप लोग खुद से देखो। क्वेश्चन नंबर 18, और कौन सा है, 19, ठीक है, एफटीपी का थियरी क्वेश्चन। ओके, 2 क्वेश्चन बाकी है। परमजीत लिमिटेड imported a machine from Oliver Equipment Limited. The FOB price was £6,000. The machine was shipped on 1st October. Meanwhile, Paramjit renegotiated. Okay, and renegotiate करके प्राइस कितना हो गया? £5,000। ओके, सो एफओबी कितना हो जाता है अपना? £5,000 हो गया एफओबी। द मशीन अराइव्ड इन इंडिया ऑन 18 अक्टूबर। ओके, 18 अक्टूबर को मशीन आया। अभी यहाँ पर शिप्ड लिखा है, मतलब कि वेसल से आया। मशीन अराइव्ड ऑन इंडिया ऑन 18th। अब बोलते हैं लाइसेंस फी पे किया है एज अ कंडीशन ऑफ सेल। तो ये तो हम लोग ऐड करते हैं, यस और नो? देखो फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट एफओबी प्लस रूल 10 का एडिशंस। ओके, जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं कस्टम एफओबी। उसमें हम लोग ऐड करते हैं इंश्योरेंस एंड फ्रेट। क्लियर है? तो रूल नंबर 10 का एडिशन हम लोग चेक कर रहे हैं अभी। लाइसेंस फी क्या करेंगे? ओके, ऐड करेंगे। बाइंग कमीशन ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग सेलिंग कमीशन ऐड करते हैं। ओके, ड्यू टू डीप ड्रॉट एट पोर्ट, machine was not taken to the jetty in the port but was unloaded at outer anchorage। मतलब कि ओके, कुछ इशू था, उस वजह से क्या हुआ, मशीन हम लोग के पोर्ट तक नहीं आ पा रहा है। तो हम लोगों ने क्या भेजा, छोटा छोटा मशीन को, अच्छा, छोटा छोटा बोट्स को हम लोगों ने भेजा वो मशीन लाने के लिए। ओके, तो उस केस में क्या हुआ, एक्स्ट्रा खर्चा हुआ जिसको हम लोग बार्ज चार्जेस बोलते हैं। बार्ज मतलब छोटे छोटे बोट हम लोग बेचते हैं। तो बार्ज चार्जेस जो रहता है, ओके, इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं वो समझ लो। इसको ध्यान से लिख के रखना। लाइटरेज, बार्ज एंड शिप डीमरेज, ये तीनों का सेम ट्रीटमेंट है। पहली बात तो ये तीनों ही चीजें वेसल के केस में ही एप्लीकेबल होती है। ओके, उसमें हम लोग को चेक करना है, हम लोग फ्रेट को
एक्चुअल बेसिस पे ले रहे हैं कि 20% पे? अगर हम लोग फ्रेट को एक्चुअल बेसिस पे ले रहे हैं तो गवर्नमेंट सेज आप लोग को लाइटरेज, बार्ज एंड शिप डिमरेज ये भी ऐड करना पड़ेगा। अगर हम लोग फ्रेट को ले रहे 20% के हिसाब से, कब लेते 20%? जब एक्चुअल फ्रेट नहीं दिया रहता। एक्चुअल फ्रेट नहीं देते तो 20%। ओके, 20% अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? ओके, लाइटरेज, बार्ज एंड शिप को हम लोग ऐड नहीं करेंगे। क्यों ऐड नहीं करेंगे? क्योंकि 20% लिया जाता है। समझ में आया? क्योंकि डीम्ड इंक्लूडेड माना जाएगा। तो ये 50,000 को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? चेक कर दो, चेक करो, चेक करो। तो रेट दिया है क्या? रेट का इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। ओके, तो फ्रेट का इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 20% ऑफ एफओबी फ्रेट लेंगे एंड वो 20% में ये इंक्लूडेड माना जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर सॉल्यूशन में ये लोगों ने क्या किया हुआ है? 50,000 को ये लोगों ने ऐड किया, विच इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट? क्योंकि एक्चुअल फ्रेट दिया रहता तो हम लोग ये भी एक्चुअल के हिसाब से ऐड करते। समझ में आ रहा है? अगर एक्चुअल फ्रेट नहीं दिया तो क्या लेंगे? 20% ऑफ आर एफ ओ बी। तो 20% ऑफ आर एफ ओ बी लेंगे तो इसके अंदर ये इंक्लूडेड माना जाएगा। देखो, खर्चा हो रहा है, नो डाउट खर्चा हो रहा है, उसका प्रॉब्लम नहीं। पर कस्टम वैल्यूएशन का बात कर रहे हैं। खर्चा तो होने ही वाला है 50,000, लेकिन क्या वो वैल्यूएशन में ऐड होगा? आंसर इज इस केस में ऐड नहीं होगा, बिकॉज एक्चुअल फ्रेट इज मिसिंग। समझ में आया? ओके, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री वॉज 15 अक्टूबर। ओके, तब रेट ऑफ एक्सचेंज 100 था। ओके, बीसीडी का रेट 10%। एंड एंट्री इनवर्ड्स 18 अक्टूबर। तो रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा लेते हैं हम लोग? विच एवर इज लेटर का लेते हैं। ओके, 15 और 18 विच एवर इज लेटर, मतलब कि हम लोग को 15% के हिसाब से रेट ऑफ ड्यूटी निकालना है। और रेट ऑफ एक्सचेंज क्या रहेगा? 100 रुपीज, जो बिल ऑफ एंट्री का रहता है। प्रोविजन याद दिला देता हूँ। हम लोग रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेते हैं? डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। एंड रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा लेते हैं? एंट्री इनवर्ड और बिल ऑफ एंट्री विच एवर इज लेटर। तो लेटर 18 अक्टूबर है तो 15% लिया जाएगा। एंड बिल ऑफ एंट्री का डेट क्या है? 15 है। तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर? 100 रुपीज। आया समझ में? ऊपर दिया था। इंश्योरेंस प्रीमियम इज नॉट असर्टेनेबल। ठीक है, तो हम लोग 1.125% ऑफ आर एफ ओ बी लेंगे। लेट अस स्टार्ट। एफ ओ बी कितना दिया है? 5,000 पाउंड दिया हुआ है। लाइसेंस फी ऐड करेंगे, 5,500 ऐड हो जाएगा अभी। टोटल 5,500 हो जाएगा, बरोबर। उसके बाद ये वाला, देखो, अजम्पशन, अजम्पशन का तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये आंसर मुझे रॉन्ग लग रहा है। क्योंकि फ्रेट जो है वो दिया ही नहीं, तो हम लोग 20% लेने वाले हैं। ओके, तो आप लोग के हिसाब से आप लोग करो। मेरे हिसाब से जो है वो मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में दे रहा हूँ। बाइंग कमीशन ऐड नहीं करेंगे, तो 5,500 इंटू, ओके, 5,500 इंटू 100 विच इज 5,50,000। ओके, इंटू रेट ऑफ ड्यूटी क्या आएगा? 15%। ये अपने को बीसीडी मिलेगा। तो एक फॉर्मेट में ही करते हम लोग। फॉर्मेट क्या बताया था? पहले हम क्या करेंगे? एफओबी वैल्यू लेंगे, विच इज हाउ मच? 5,500 पाउंड। ओके, अभी हम लोग को रूल नंबर 10 का एडिशंस करना है। इसके अंदर लाइसेंस फी करके एक था, 500 पाउंड ऐड करेंगे। टोटल 6,000 हो जाएगा। सॉरी सॉरी, वो इंक्लूड करके ही था यहाँ पर, तो 5,000 प्लस 500, 5,500 ही रहे। ओके, बाइंग कमीशन ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पर लिख लेने का। बाइंग कमीशन ऐड नहीं करना। उसके बाद टोटल हम लोग को मिल जाएगा। ओके, दिस इज अवर रिवाइज्ड एफओबी। इसको रुपीज में कन्वर्ट कर लो। दिस इंटू 100,
5,50,000। ओके, अभी हम लोग को इंश्योरेंस एंड फ्रेट ऐड करना है। ओके, इंश्योरेंस नॉट नोन है, फ्रेट भी नॉट नोन है, दोनों नॉट नोन है, तो क्या करेंगे? फ्रेट नॉट नोन है तो इंटू 20%, इंश्योरेंस नॉट नोन है तो 1.125%। क्लियर है? तो अभी हम लोग का ये प्लस ये इस तरीके से हो जाएगा। ओके, बार चार्जेस को इग्नोर किया गया है। क्यों इग्नोर किया है? क्योंकि ये फ्रेट हम लोगों ने 20% लिया, तो इसके अंदर इंक्लूडेड माना जाएगा। अगर फ्रेट एक्चुअल दिया रहता तो हम लोग बार चार्जेस को ऐड करते। तो अपना सोल्यूशन एंड आईसीआई का सोल्यूशन मैच नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ओके, आपकी मर्जी है, आपको जो भी फॉलो करना है। ठीक है, अभी हम लोग को मिल गया CIF वैल्यू। ठीक है ना? अभी हम लोग क्या करेंगे? BCD लगाएंगे, इसके ऊपर 15%। ठीक है, SWS लगेगा, इसके ऊपर 10%। टोटल अभी IGST दिया है क्या? देखो, IGST का रेट नहीं दिया, BCD का दिया हुआ है। SWS साइलेंट है, फिर भी लेंगे। ठीक है, तो BCD पेएबल इज 99,928 एज पर मी। ओके, टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल इज 1,09,921 and total cost of importation is 7,76,000. Okay, last question. Ayat Enterprises imported goods wide bill of entry presented on 15th April. The proper officer decided that goods should be subject to a chemical test and therefore the same were provisionally assessed. You are required to advise regarding the conditions which are to be complied with before payment of duty for provisional assessment. Subsequently, goods imported by Ayat Enterprise were provisionally assessed at rupees 24 lakh on 16 April and paid the provisional duty on same date. After fulfilling the provisional assessment, the chemical test report was received on 5th May. Okay, 5th May को रिसीव हुआ है रिपोर्ट। ओके, प्रोविजनल असेसमेंट जो रहता है वो फाइनलाइज करने का टाइम लिमिट कितना रहता है? 2 मंथ्स का टाइम लिमिट रहता है। कितना महीने का? 2 मंथ्स का, प्लस 3 मंथ्स एक्सटेंशन इज पॉसिबल। तो 2 महीना कहाँ से लेंगे हम लोग? ओके, जब भी ये हम लोग को रिपोर्ट मिलेगा यहाँ से 2 महीना लेंगे, 3 महीने का एक्सटेंशन पॉसिबल है। एडवाइस रिगार्डिंग मैक्सिमम टाइम लिमिट अप टू विच प्रोविजनल असेसमेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू फाइनल असेसमेंट। 2 महीना टाइम लिमिट है, 3 महीना एक्सटेंशन पॉसिबल। डिटरमाइन द इंटरेस्ट पेएबल इफ एनी अंडर सेक्शन नंबर 18 of Customs Act. If the final assessment duty was 2,80,000, प्रोविजनली कितना था? 2,40,000 था, फाइनल कितना है? 2,80,000। तो 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट आएगा एट द रेट ऑफ 15%। कब से कब तक आएगा? फ्रॉम द फर्स्ट डे इन विच प्रोविजनल असेसमेंट वॉज डन। कभी हुआ था प्रोविजनल असेसमेंट? अप्रैल। ओके, अप्रैल में हुआ था ना? फिर गया मई, फिर हुआ। हम्म, तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्रैल में गए थे ना हम लोग, तो अप्रैल में गए हम लोग, तो फिर यहाँ पर कब से आएगा? फ्रॉम 1 अप्रैल। ओके, क्या लिखा हुआ था? फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच गुड्स आर प्रोविजनली असेस्ड। तो 1 अप्रैल से इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। कब तक लगेगा? जब तक हम लोग पे कर रहे हैं। कब पे कर रहे हैं हम लोग? 30 जून को। तो हम लोग को 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक डेज निकालना है। कितना आएगा? देखो, 3 महीना दिख रहा है, लेकिन डेज में कैलकुलेशन करो। 30 डेज ऑफ अप्रैल, 31 डेज ऑफ मई एंड 30 डेज ऑफ जून। 91 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर? तो अपना ये क्वेश्चन खत्म हुआ कि इसमें दो ही चीज़ था। एक तो कब तक हम लोग को फाइनल असेसमेंट करना है, केमिकल टेस्ट का रिपोर्ट मिलने के 2 महीने में, 3 महीने का एक्सटेंशन पॉसिबल, एंड इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द गुड्स वेयर प्रोविजनली असेस्ड, यहाँ से लेकर के डेट ऑफ पेमेंट। ओके, सो अपना पूरा आरटीपी का डिस्कशन हो गया। ओके, एफटीपी का थियरी क्वेश्चन है, आप लोग को चार्ट बुक में मिल जाए।